हेलो गाइस, आज जो ड्रामा मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, इस ड्रामे की स्टोरी इन व्यूअर्स को ज्यादा अच्छी लगेगी जो रोमांस को पसंद करते हैं। ये एक बहुत ही रोमांटिक स्टोरी है। इस ड्रामे में सच्चे प्यार को जिस तरीके से दिखाया गया है, मानो यकीन ही नहीं आता कि लोग किसी से इस हद तक भी प्यार कर सकते हैं। ड्रामे की स्टोरी रोमांटिक है, इंटरेस्टिंग है, हॉट है, सेक्सी है, इमोशनल है और सब कैरेक्टर की एक्टिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी है, नेचुरल है। हमारे हीरो को हीरोइन से बहुत ही ज्यादा प्यार होता है, वो इसके पीछे पागल होता है, वो बार बार इसके पीछे आता है, इसको परसू करता है, लेकिन हमारी हीरोइन इसको बार बार रिजेक्ट कर देती है और इसकी अपनी कुछ रीजंस होती हैं। वो एक सेक्स वर्कर के तौर पर काम करती है और वो चाहती है कि हीरो को इस बात का कभी पता ना चले। और फिर एक पॉइंट पर आकर वो ये सोचती है कि आज नहीं तो कल इसको इस बात का पता चल ही जाएगा और इस रीजन को फॉलो करते हुए शायद वो मुझे खुद ही छोड़ दे। वो इसको हर्ट भी नहीं करना चाहती क्योंकि ये भी इसके साथ सच्चा प्यार करती है, लेकिन अल्टीमेटली वो ये फैसला करती है कि जो भी है मुझे अपनी असलियत इसको, अपनी हकीकत इसको बतानी ही होगी। और इस स्टोरी में कैसे कैसे ट्विस्ट एंड टर्न है ये आगे चलकर आपको पता चलेगा। इस स्टोरी में कुछ सीन्स ऐसे हैं जहाँ पर सच में रोना आ जाता है। तो चलिए ड्रामे की कहानी को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। स्टोरी के स्टार्ट में हम ड्रामे की हीरोइन को देखते हैं जिसका नाम टैंग लू है। मैं इसका नाम शॉर्ट करके लू ही पुकारूंगी ताकि मेरे लिए आसानी हो, वरना चाइनीज नेम ऐसे होते हैं कि मुझे बार बार भूल जाते हैं और फिर कंफ्यूजन हो जाती है। लू अपने एक रिच बॉयफ्रेंड के साथ इस वक्त इंटीमेट हो रही होती है। ये लड़का इसका क्लास फेलो भी होता है और ये लड़की इसके साथ इंटीमेट क्यों हो रही है इसका हमें आगे चलकर पता चलेगा। मोहब्बत तो ये किसी और के साथ करती है, लेकिन इंटीमेट ये इसके साथ हो रही है और जिसके साथ ये इंटीमेट हो रही है इस लड़के का नाम चैन ही है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि लू की बिल्डिंग के नीचे इसका असली वाला बॉयफ्रेंड खड़ा होता है जो कि हमारे ड्रामे का हीरो भी है। ये इसके लिए फूल लेकर आया होता है और ये किसी बात को लेकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है, खुश होता है। और तभी इसका एक दोस्त भागता भागता इसके पीछे पीछे आता है और इसको बताता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो अपने एक क्लास फेलो जिसका नाम चैनजी है इसके साथ सेक्स कर रही है। वो कहता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, वो कभी ऐसा नहीं कर सकती। वो लड़का कहता है कि अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा तो खुद चलकर देख लो। इसके बॉयफ्रेंड का नाम फेंगली है और मैं इसके नाम को सिर्फ और सिर्फ फेंग करके ही पुकारूंगी, थोड़ा सा शार्ट करके। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको इसके यानी कि लू के दो बॉयफ्रेंड के बारे में बताया है। एक लड़की के दो बॉयफ्रेंड कैसे हो सकते हैं? असल में लू का जो असली वाला बॉयफ्रेंड है जिससे ये प्यार भी करती है वो फेंग है, लेकिन चैंग ये इसका एक तरह से नकली बॉयफ्रेंड है। और चैन ये इस लड़की से मोहब्बत करता है, ये लड़की इससे मोहब्बत नहीं करती, लेकिन इसके बावजूद इसके साथ इंटीमेट हो रही होती है। और कुछ ही देर में आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि ये ऐसा क्यों कर रही है। फेंग को जब इसका दोस्त आकर बताता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो किसी और के साथ इंटीमेट हो रही है, तो वो भागता भागता इसके अपार्टमेंट की तरफ जाता है और इसके हाथ से फ्लावर्स भी गिर जाते हैं। वो आकर देखता है तो इसके दोस्त की बात बिल्कुल ठीक होती है। लू चैन ये के साथ बेड पर नूड हालत में होती है। फेंग के तो होश ही उड़ जाते हैं। ये तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि लू इसको इस तरीके से चीट भी कभी कर सकती है। लू भी इसे एकदम से अपने सामने पाकर एम्बैरेस ही हो जाती है। चैन ये भी थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करता है। ये दोनों उठकर बैठ जाते हैं और इसको देखने लगते हैं। फेंग लू को कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ, मैंने तो तुम पर बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट किया था। वो इससे कहती है क्योंकि मुझे पैसे चाहिए थे और तुम्हारे पास पैसे हैं ही नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। और जो चिंग ही मुझे दे सकता है, जिस तरह की फैसिलिटीज, सहूलतें, लाइफ स्टाइल मुझे चाहिए, वो सिर्फ मुझे चैंग ही दे सकता है, तुम कभी नहीं दे सकते। फेंग कहता है कि क्या पैसा तुम्हारे लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है जिसकी वजह से तुमने मुझे छोड़ दिया? वो कहती है कि हाँ बिल्कुल, जो भी है पैसा ही है, पैसे के अलावा कुछ भी नहीं। तुम्हारे साथ रहकर मुझे हर चीज के लिए तरसना पड़ता, हर चीज की कमी मुझे महसूस होती, क्योंकि तुम मेरी डिमांड को पूरा करने की कैपेसिटी नहीं रखते हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप करती हूँ। और क्योंकि अब मेरा बॉयफ्रेंड चिंगी है तो तुम यहाँ से चले जाओ। फेंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहता है मैं तुम्हें और इस धोखे को जो तुमने मुझे दिया है कभी माफ भी नहीं करूंगा और कभी भूलूंगा भी नहीं। और वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। जैसे ही ये वहाँ से जाता है लू की आंखों से भी आंसू बाहर निकल पड़ते हैं। मतलब है कि लू को भी दुख होता है जो इसने अभी अभी फेंग के साथ किया होता है। वो ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन इसने लाजमी किसी मजबूरी की वजह से ऐसा किया है। और यहाँ पर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ गुंडे इसकी माँ को परेशान कर रहे होते हैं, यानी कि लू की माँ को। वो इसकी माँ को हरास कर रहे होते हैं। उन्होंने हाथ में नाइफ को पकड़ा होता है और वो लू की माँ को मारने लगते हैं क्योंकि लू की माँ ने इनसे काफी
ज्यादा हाई अमाउंट बारो की थी क्योंकि ये जॉबलेस थी और इसने अपनी बेटी को भी पालना था, तो इसने इनसे कुछ पैसे उधार लिए थे और अब पैसे ना देने की वजह से इन गुंडों ने इसको पकड़ लिया होता है और इसको हरास कर रहे होते हैं कि हमारा पैसा निकालो वरना हम तुम्हारे साथ ये करेंगे वो करेंगे। लू इनसे कहती है कि प्लीज मेरी माँ को छोड़ दे, मैं आपसे वादा करती हूँ कि दिन रात मेहनत करके आपका जितना भी पैसा है मैं आपको चुका दूंगी, लौटा दूंगी, आप मेरी माँ को जाने दें। और फिर हम देखते हैं इसकी माँ का कार एक्सीडेंट हो जाता है और वो कोमा में चले जाती है और इसकी माँ के इलाज के लिए डॉक्टर इसको बताते हैं कि इसका इलाज यहाँ पर नहीं हो सकता इस कंट्री में, आपको अपनी माँ के इलाज के लिए इसको बाहर ही लेकर जाना पड़ेगा। और इसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपनी माँ के इलाज के लिए उनको बाहर लेकर जा सके और इसी चीज की वजह से ये कॉम्प्रोमाइज करती है क्योंकि चैन ही इसके बदले में इसको अमेरिका जाने की टिकट्स देने का प्रॉमिस करता है और इसकी माँ का इलाज भी करवाने का प्रॉमिस करता है क्योंकि चैन ही तो इससे मोहब्बत भी करता है, इसीलिए लू इसके साथ सारा कुछ करने पर राजी हो जाती है। लेकिन लू के दिल में चैन ही के लिए कोई भी इमोशन नहीं होता, वो आज भी फैंग के साथ ही मोहब्बत करती है और हमेशा उसी से मोहब्बत करती रहेगी। चैन ही इसे कहता है कि मैंने तुम्हारी टिकट करवा दी है जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था। और यहाँ पर हम देखते हैं फैंग लू के अपार्टमेंट से निकलते हुए अपने ग्रैंडपा को कॉल करके कहता है कि ग्रैंडपा आप जैसा चाहते हैं आज से मैं वैसा ही करूंगा। ग्रैंडपा इसकी बात पर खुश हो जाता है और वो इससे कहता है कि जल्दी से तुम मेरे पास आ जाओ। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं फैंग को किसी कंपनी का प्रेसिडेंट दिखाया जाता है। इसके पास एक बड़ी सी गाड़ी होती है, इसकी पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी हो चुकी हुई होती है, हैंडसम हो चुकी हुई होती है, ये बड़ा डैशिंग लग रहा होता है। कमजोर सा, इमोशनल सा, वीक सा दिखने वाला फैंग अब एक हैंडसम, मैच्योर, एरोगेंट सीईओ बन चुका होता है किसी कंपनी का। सभी एम्प्लॉयज के सामने झुकते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं मिस लू भी अपनी जॉब के लिए यहाँ पर आई हुई होती है और ये इसकी कंपनी में ही जॉब के लिए आई हुई होती है। इसे पता नहीं होता कि ये फैंग की कंपनी है। ये खड़ी हुई इंतजार कर रही होती है कि जब बॉस मुझे बुलवाएगा तो मैं अंदर जाऊंगी, अपना सीवी दिखाऊंगी और अपनी जॉब को कंफर्म करूंगी। इतने में मिस्टर फैंग का सेक्रेटरी वहाँ पर आ जाता है। वो मिस लू को हाय बोलता है। मिस लू इसे कहती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मैंने आपको पहले कहीं देखा हो। इसका सेक्रेटरी इसको कहता है कि लाजमी हो सकता है कि आपने मुझे कहीं देखा हो क्योंकि हम लोग बिजनेस के सिलसिले में आउट ऑफ कंट्री टूर पर आते जाते रहते हैं। फिर वो कहता है आप यहाँ पर इंतजार करें, मैं जाकर देखता हूँ कि बॉस आ गए हैं कि नहीं आए और फिर अगर वो आपको अंदर आने की परमिशन देते हैं तो मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ। वो कहती है कि ठीक है और बाहर खड़ी इंतजार करने लगती है। कुछ देर के बाद बॉस इसे ऑफिस में बुला लेता है। ये खुशी खुशी अंदर जाती है क्योंकि ये जिस जॉब के लिए आई हुई होती है इसकी पे काफी ज्यादा हाई होती है और अपनी माँ का इलाज करवाने के लिए ओब्वियसली इसको पैसों की जरूरत होती है। इसलिए बिना किसी जांच पड़ताल के, बिना सोचे समझे वो इस जॉब की सिर्फ सैलरी का पैकेज सुनकर यहाँ आ जाती है। और जैसे ही वो ऑफिस में जाती है, इस ऑफिस में जो बॉस खड़ा हुआ होता है वो कोई और नहीं होता बल्कि वो तो फैंग होता है। फैंग को तो पता होता है कि लू इसकी कंपनी में जॉब के लिए आई है क्योंकि फैंग ने ही एक तरह से ये ट्रिक यूज करके इसे ट्रैप किया होता है। इसे किसी तरीके से अप्रोच करके इसे हाई सैलरी की जॉब की ऑफर देकर इसको यहाँ पर बुलवाया होता है क्योंकि इसे पता चल चुका हुआ होता है कि लू कितनी ज्यादा ग्रीडी है और अगर मैं इसको ज्यादा पैसों की ऑफर करूंगा जॉब के लिए तो ये जॉब कभी भी नहीं छोड़ेगी और 7 समुंदर पार भी पैसों को हासिल करने के लिए आ जाएगी। और ये करती भी ऐसा ही है। वो आ चुकी हुई होती है। वो बॉस को हाय कहती है जो कि इस वक्त दूसरी साइड को मुंह करके खड़ा होता है। वो जैसे ही मुड़कर देखता है तो लू की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। इसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इसकी दोबारा से मिस्टर फैंग के साथ कभी मुलाकात भी होगी। और इस वक्त ये इसके सामने खड़ा होता है। इसके तो होश ही उड़ चुके हुए होते हैं। वो कहती है कि ये तुम हो? वो कहता है कि हाँ ये मैं ही हूँ। ये जल्दी से बिना कुछ बोले वहां से जाने लगती है। मिस्टर फैंग इसे कहता है कि यहाँ से जाने की कोशिश भी ना करना क्योंकि अगर आज तुम यहाँ से जॉब को ज्वाइन किए बिना चले गई तो तुम्हें एक अच्छी खासी पेनल्टी पे करना होगी जो कि मिलियंस में होगी। वो कहती है इसका मतलब है ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी चाल थी, तुमने मुझे ट्रैप किया है, मुझसे गलती हो गई, मुझे कॉन्ट्रैक्ट अच्छी तरीके से पढ़ लेना चाहिए था। वो कहता है कि हाँ यही गलती तो तुम करती हो कि तुम सिर्फ वही चीज पढ़ती हो जो तुम्हारे मतलब की होती है, यानी कि तुमने सिर्फ और सिर्फ सैलरी की अमाउंट को पढ़ा होगा और भागी भागी तुम यहाँ पर चले आई और बाकी कंडीशन पढ़ने में तुम्हें इंटरेस्ट ही नहीं था। और मुझे तुम्हारी ग्रीडी नेचर का पता था इसलिए मैंने सैलरी की अमाउंट को काफी ज्यादा हाई रखा। वो ये सारा कुछ कहता हुआ इसके बहुत ही करीब आने लगता है। लू के तो पसीने ही निकल रहे होते हैं। वो एम्बेरस भी हो रही होती है और घबरा भी रही होती है। वो कहता है तुम बिल्कुल वैसी की वैसी हो, जरा सी भी तुम नहीं बदली।
पैसों के लिए तुम कुछ भी करने के लिए तैयार हो। तुमने पास्ट में मेरा बहुत ही ज्यादा टाइम वेस्ट किया था, मेरी जिंदगी के बहुत ही कीमती साल तुमने जाया कर दिए, लेकिन अब मैं तुम्हारे लिए अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूंगा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं आज भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ जिसकी वजह से मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है? नहीं, अब मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता बल्कि नफरत करता हूँ, और मैं उन सालों का बदला तुमसे लेना चाहता हूँ जो तुमने बर्बाद किए, मेरी जिंदगी के अहम तरीन साल। वो ये कहता कहता इसके मजीद पास आ जाता है। लू घबरा जाती है, जबकि फैंग के दिल की धड़कन इसे देखकर थोड़ी सी तेज भी हो रही होती है। इसका दिल कर रहा होता है कि इसे किस करे, इसे हक करे, क्योंकि ये मुंह से जो मर्जी बोले, जुबान से जो मर्जी बोले कि ये इससे मोहब्बत नहीं करता, ये इससे नफरत करता है, लेकिन दिल में ये आज भी इससे मोहब्बत ही करता है। इतने में वहाँ पर हुआन आ जाते हैं। टैंग लू और टैंग हुआन आपस में स्टेप सिस्टर्स हैं। ये दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाती हैं, हैरान रह जाती है। लू इसे देखकर कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। हुआन इससे कहती है कि मेरी छोड़ो, तुम मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। फैंग कहता है कि मैं बताता हूँ कि हुआन यहाँ पर क्या कर रही है। हुआन मेरी फियांसे है और बहुत ही जल्द हम शादी करने वाले हैं। ये सुनकर लू के तो अच्छे खासे तोते उड़ जाते हैं। इसको हर्ट होता है, लेकिन इसके लिए ये मिस्टर फू को ब्लेम भी नहीं कर सकती, क्योंकि ये खुद भी तो इसके साथ बेवफाई कर चुकी हुई होती है। हुआन इसे कहती है कि तुम इतना हैरान क्यों हो रही हो, जब तुमने सिर्फ पैसे को प्रेफर किया, पैसे के लिए, दौलत के लिए तुमने फैंग को चीट किया, तुमने इसको धोखा दिया, तो मैंने मिस्टर फैंग का साथ दिया, इसे प्यार दिया और इसको मेरे प्यार में सच्चाई दिखाई दी, और इसीलिए इसने मेरे साथ एंगेजमेंट भी कर ली, और अब बहुत जल्द हम शादी करके दुनिया को दिखा देंगे कि सच्चा प्यार क्या होता है। इसकी बात पर लू चुप ही रहती है। फिर मिस्टर फैंग हुआन को कहता है कि छोड़ो डार्लिंग, तुम खुद को ज्यादा परेशान ना करो। बताओ आज रात तुम कहाँ डिनर के लिए जाना चाहती हो, हम दोनों इकट्ठे डिनर करेंगे। दोनों की बातें सुनकर लू को अपना आप यहाँ पर बड़ा ऑकवर्ड सा फील होता है। वो खुद को मिसफिट समझती है और वहाँ से वो जाने लगती है। वो कहता है तुम कहाँ जा रही हो? मैं और हुआन आज रात बाहर डिनर करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए हुआन का जितना भी काम है वो आज तुम्हें ही करना पड़ेगा। तुम ऑफिस में रुको और इसके हिस्से का काम करो। हुआन को तो इस बात पर बहुत ही ज्यादा खुशी होती है, जबकि लू को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है कि इसके हिस्से का काम वाला मैं क्यों करूं, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि अब अगर इसने जॉब को छोड़ा या एक्सेप्ट करने से इनकार किया तो इसको बहुत ही ज्यादा अमाउंट पे करना होगी एज ए पेनल्टी, इसलिए वो चुप ही रहती है। फिर मिस्टर फैंग और हुआन वहाँ से डिनर के लिए जाने लगते हैं, जब हुआन का जूता टूट जाता है। हुआन कहती है अब तो मेरा जूता टूट गया है, तो मैं डिनर के लिए कैसे जा सकती हूँ। मिस्टर फैंग कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं अरेंज करता हूँ। फिर वो मिस लू को अच्छी खासी अमाउंट देते हुए कहता है अपना जूता उतार दो। मिस लू को पास्ट का सीन याद आ जाता है, जहाँ पर एक दफा एक शॉप से बाहर निकलते हुए इसका अपना जूता भी टूट गया था। तो इस वक्त ये मिस्टर फैंग के साथ ही मिस्टर फैंग ने बहुत ही प्यार से इसका जूता उतार कर खुद पहना और अपना से ही जूता इसको पहना दिया। हालांकि लू इसको कहती रहती है कि सब लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे कि तुमने लड़कियों की तरह जूते पहने हुए हैं, जिस पर मिस्टर फैंग कहता है जिसे जो कहना है इसे कहने दो, मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही बात इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें किसी तरह की कभी कोई तकलीफ ना हो। और इसकी बात पर वो मुस्कुरा देती है और सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर मिस्टर फैंग इसे पैसे दे रहा होता है कि अपना जूता उतारो और इसके बदले में ये पैसे तुम रखो। वो मुस्कुराते हुए पैसे रख लेती है और अपना जूता उतार कर दे देती है। मिस्टर फैंग इसकी तरफ देखते हुए इसका जूता उठाता है और हुआंग को पहनाने लग जाता है। इसे फिर से फ्लैशबैक यानी पास्ट का सीन याद आ जाता है, जहाँ पर मिस्टर फैंग ने इसको जूता बड़े प्यार से खुद ही अपने हाथों से पहनाया था। इसके आंसू निकल जाते हैं और वो वहां से भाग जाते हैं। मिस्टर फैंग भी इसको वहां से जाता हुआ देख रहा होता है। ऐसे लगता है जैसे ये सब लू को हट करने के लिए मिस्टर फैंग कर रहा हो। फिर हम देखते हैं मिस्टर फैंग मिस हुआन को एक रेस्टोरेंट के सामने ड्रॉप करके कहता है कि तुम यहाँ पर रुको, खाना खाओ और खाना खा के खुद तुम घर चले जाना। मुझे कोई जरूरी काम याद आ गया है, मुझे एक वीडियो कॉन्फ्रेंस करनी है जिसके लिए मैं जा रहा हूँ। हुआन तो इसको काफी ज्यादा इंसिस्ट करती है कि तुम अभी तो कह रहे थे कि मैं तुम्हारे साथ आज रात डिनर करना चाहता हूँ, अब अचानक से तुम्हें क्या हो गया है, मुझे यहाँ अकेले छोड़कर तुम जा रहे हो। वो कहता है कि फजूल में बहस मेरे साथ ना करो और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। हुआन को तो इस पर अच्छा खासा गुस्सा आता है, लेकिन वो क्या कर सकती थी। फिर हम देखते हैं ऑफिस का काम करके हुआन अपने घर आ चुकी हुई होती है, अपने अपार्टमेंट पर आ चुकी हुई होती है और ये अभी तक उदास और डिस्टर्ब सा फील कर रही होती है। आज ऑफिस में इसका पहला दिन था और पहला दिन ही इसका बड़ा बुरा निकला। दरवाजे पर अचानक से बेल होती है। ये सोचती है कि इस वक्त कौन हो सकता है मुझसे मिलने के लिए, यहाँ पर कौन आ सकता है, इस शहर में तो मुझे कोई जानता भी नहीं है, तो ये कौन हो सकता है।
वो दरवाजा खोलती है तो मिस्टर फ्रैंक सामने होता है। वो कहती है, मिस्टर फ्रैंक आप यहाँ पर क्यों आए हैं? वो इसे पीछा करता हुआ जबरदस्ती अंदर आ जाता है और इधर उधर देखकर कहता है कि तुम यहाँ इतने छोटे से अपार्टमेंट में रह रही हो, अमीर लड़कों के साथ रिलेशनशिप बना बना कर तुमने जो पैसे बनाए हुए हैं इनको तुम कब यूटिलाइज करोगी? इस तरह के छोटे अपार्टमेंट्स में रहना तुम्हें सूट नहीं करता। वो कहती है, ये मेरा मामला है कि मैं कहाँ रहती हूँ, मैं कहाँ नहीं रहती हूँ, आपको इसमें इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। और आप मुझे ये बताएं कि आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर रहती हूँ? जिस पर वो कहता है कि तुम मेरी कंपनी में जॉब करने वाली एक एम्प्लॉय हो और अपनी कंपनी में जॉब करने वाले हर एम्प्लॉय का रिकॉर्ड रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो कहती है कि ठीक है, अब तुम जाओ यहाँ से। जिस पर वो कहता है कि तुम होती कौन हो मुझे ये कहने वाली कि मैं यहाँ से जाऊँ? अब मैं पहले वाला फैंग नहीं हूँ कि जिसे तुम जो चाहोगी आसानी से कह सकोगी। अब मैं तुम्हारा बॉस हूँ और मैं जिस पोजीशन पर अब हूँ तुम्हारी हिम्मत भी नहीं होनी चाहिए कि तुम मुझसे इस तरीके से कभी बात भी कर सको। वो आकर इसको जोर से पकड़कर ये सारी बातें कहता है। और एक बात तो बताओ, क्या तुम्हें जरा सा भी रिग्रेट नहीं है? तुमने उस दिन मेरे साथ जो किया था, बेवफाई तुमने मुझसे की थी, क्या तुम्हें इस पर जरा सा भी पछतावा नहीं है, शर्मिंदगी नहीं है? वो कहती है, नहीं मुझे जरा सा भी रिग्रेट नहीं है, मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया था बहुत ही अच्छा किया था। वो कहता है, मुझे फिर से तुम्हारे बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। मुझे लगा था कि तुम्हें अपनी गलती का शायद एहसास हो गया होगा, रियलाइजेशन तुम्हें होगी, लेकिन मेरी गलत फहमी, मैंने तुम्हें हमेशा ही गलत समझा। पास्ट में भी मैंने तुम्हें बड़ा प्योर सोल समझा और आज भी मैंने तुम्हें मिसअंडरस्टैंड किया। लेकिन नहीं, तुम वैसी ही हो जैसे तुम कुछ सालों पहले थी। तुम कभी नहीं बदल सकती और अब तुम मुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकती। मैं तुम्हें अपने सामने भी रखूंगा और तुम्हारा वो हाल करूंगा। तुम्हें मैं इतना ज्यादा हर्ट करूंगा जितना हर्ट तुमने मुझे किया है। लू को इसके इतने करीब होने की वजह से और इसकी ऐसी तड़ियों की वजह से, धमकियों की वजह से घबराहट होने लगती है। मिस्टर फैंग इसे जबरदस्ती किस करना चाहता है और वो इसको किस करता है। वो तो सटपटा से जाती है, वो इसे दूर करने लगती है, लेकिन मिस्टर फैंग ने इसे मजबूती से पकड़ा हुआ होता है। वो इसके लिप पर बाइट करती है और इसे जोर से पुश अवे करती है। मिस्टर फैंग पीछे हट जाता है, इसके लिप से ब्लड निकल रहा होता है। वो इसे कहती है कि अब मेरे और तुम्हारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मुझे किस नहीं कर सकते। जो भी था हमारे दरमियान वो खत्म हो चुका है। अब तुम मेरी बहन के फियांसे हो और इसके साथ तुम्हारी शादी भी होने वाली है और तुम मेरे साथ ये सारा कुछ कर रहे हो। कुछ तो ख्याल करो। मुझे तो तुम बहुत ही बुरा समझ रहे हो, बातें सुना रहे हो कि मैं ऐसी लड़की हूँ वैसी लड़की हूँ, और जो तुम मेरे साथ कर रहे हो, तुम ये करके तुम खुद को भी यही साबित करोगे कि तुम भी वैसे ही लड़के हो जैसे कि लड़की मैं हूँ। तुम अपने फियांसे को धोखा दे रहे हो। ये इससे अपनी इंसल्ट करवा कर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं ये यहाँ पर बैठी रोना शुरू कर देती है कि मैं यहाँ पर क्यों आ गई, मुझे आने से पहले कंपनी के बारे में डिटेल से पढ़ना चाहिए था, और अब तो मिस्टर फैंग मुझे यहाँ से जाने भी नहीं देगा और मुझे यहाँ पर आसानी के साथ जॉब भी करने नहीं देगा। और वैसे भी मुझे भी दुख होता रहेगा जब जब मैं मिस्टर फैंग को हुआन के साथ देखूंगी तो ये चीज मुझे भी हर्ट करेगी। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इतना टॉलरेट कर लूंगी। एटलीस्ट मैं मिस्टर फैंग को देख तो सकूंगी क्योंकि ये आज भी मिस्टर फैंग के साथ मोहब्बत करती है। ये बैठी हुई ये बातें सारी सोच ही रही होती है कि इसको हॉस्पिटल की तरफ से कॉल आती है। इसकी आंटी इसको बताती है कि तुम्हारी माँ की तबीयत अब बहुत ही ज्यादा अच्छी है, बेहतर है, सेटल्ड है। वो इस बात पर रिलैक्स हो जाती है और कहती है ये तो बड़ी अच्छी बात है। इसकी आंटी इसको कहती है ये सिर्फ तुम्हारी वजह से पॉसिबल हुआ है, अगर तुम अपनी माँ का इलाज करवाने के लिए पैसे अरेंज ना करती तो ऐसा कभी भी ना होता, हम कब के तुम्हारी माँ को खो चुके हुए होते। ये कहती है कि नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं अपनी माँ को कभी नहीं खो सकती, जब तक मैं जिंदा हूँ मेरी माँ को कुछ भी नहीं हो सकता। और आंटी, मैं अपनी माँ के फर्दर ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही जल्द आपको पैसे ट्रांसफर करती हूँ। और कॉल ड्रॉप करने के बाद वो अपनी आंटी को पैसे ट्रांसफर भी कर देती है। अगले सीन में देखते हैं ये माजी की यादों में फिर से खो जाती है, जहाँ पर ये काफी देर से मिस्टर फैंग का वेट कर रही हुई होती है लेकिन वो अभी तक नहीं आता। तो ये डर जाती है कि शायद इसे मुझसे मोहब्बत ही नहीं होगी जो ये अभी तक नहीं आया। तभी मिस्टर फैंग वहाँ पर आ जाता है और जैसे ही वो आता है दोनों एक दूसरे को टाइटली हग करते हैं। लू इससे कहती है कि तुमने आने में इतनी देर क्यों की, मुझे लगा कि शायद तुम ना आओगे। जिस पर वो कहता है कि ऐसा भला कैसे हो सकता है कि मैं ना आऊं, मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। और ये याद करके लू बहुत ही ज्यादा रो रही होती है। मुझे तो इस हीरोइन की एक्टिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी, बड़ी नेचुरल सी, ओवर एक्टिंग तो बिल्कुल भी नहीं। आप भी कमेंट करके बताइएगा कि आपको किसकी एक्टिंग ज्यादा अच्छी लगे, हीरो की या हीरोइन की। फिर नेक्स्ट सीन में ये ऑफिस में बैठी हुई होती है जब हवान इसके पास आकर कहती है कि मुझे कुछ ही देर में एक मीटिंग करनी है, तुम जाओ जल्दी से कॉफी बनाकर लेकर आओ। वो कहती है मैं यहाँ पर डिजाइनर की जॉब करती हूँ, मैं यहाँ पर शेफ की जॉब नहीं करती, तुम खुद जाओ और जाकर अपने लिए कॉफी बना लो। हवान उसे कहती है तो फिर क्या हुआ कि अगर तुम डिजाइनर की जॉब करती हो, शेफ नहीं हो, तो इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरे अंडर काम करती हो, तुम मेरी सबॉर्डिनेट हो
तो तुम्हें मेरी हर बात ही मानना होगी वरना मैं तुम्हें जॉब से निकलवा दूंगी। लू भी सोचती है कि फजूल का झगड़ा क्यों बढ़ाना, मैं काफी बना ही देती हूँ। वो काफी बनाने के लिए चले जाती है और जब वो हवान को काफी देती है तो वो काफी जानबूझकर इसके हाथों से हवान इस पर ही गिरा देती है, जिससे इसके कपड़े भी खराब हो जाते हैं। हवान इसे कहती है कि तुम अंधी हो क्या, देख नहीं सकती हो, तुमने सारा ऑफिस गंदा करके रख दिया है। ये कहती है क्या ये मैंने किया है, काफी को तो तुमने मुझ पर गिराया है, तुमने मेरे कपड़ों को खराब किया है। और तभी मिस्टर फैंग वहाँ पर आ जाता है। वो इन दोनों को बहस करते देख लेता है। हवान को लू पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि ये मेरे साथ बदतमीजी कर रही है और मैं इसके यहाँ पर बॉस हूँ, इससे सीनियर हूँ। वो इसको थप्पड़ मारने लगती है। मिस्टर फैंग आकर इसका हाथ पकड़ लेता है। वो हवान को कहता है कि रहने दो, तुम इसको थप्पड़ क्यों मार रही हो, इस जैसी गंदी लड़की को थप्पड़ मारकर तुम अपने हाथ को ही गंदा करोगी, बेहतर है कि तुम इसके मुंह ना ही लगो। हवान भी इसके बात पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो मिस्टर फैंग को कहती है कि आपको मेरी कितनी ज्यादा फिक्र है ना, आप मुझसे कितना प्यार करते हैं, आप कितने अच्छे हैं। और लू को तो मिस्टर फैंग की बात जहर लगती है। वो सोचती है कि ये यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए मुझे ट्रैप करके लेकर आया है। वो कहती है कि मैं जाकर अपने कपड़ों को चेंज करके वॉश करके आती हूँ। वो वहाँ से जाने लगती है। इससे पहले कि ये वहाँ से खुद ही जाती, मिस्टर फैंग इसको पकड़कर इसे चेंज रूम में लेकर आता है। और मिस हवान यहाँ पर ये देखती रह जाती है और ये सोचती है कि अभी तो ये मुझे कह रहा था कि ये गंदी लड़की है, इसके हाथ को टच ना करो, और खुद इसका हाथ पकड़कर इसको यहाँ से ये लेके आया है। एनीवेज मिस्टर फैंग मिस लू का हाथ पकड़कर इसे अपने साथ चेंज रूम में लेकर आ जाता है और इसे कहता है कि जाओ यहाँ पर जितने भी ड्रेसेस हैं बारी बारी करके सबको पहनो और मुझे दिखाओ, और जिस ड्रेस को मैं ओके करूंगा तुम उसको कैरी करोगी और मेरे साथ बिजनेस मीटिंग के लिए चलोगी। वो जाती है, कपड़े चेंज कर करके आती है, कभी ब्लैक, कभी रेड, कभी स्लीवलेस। वो इसके हर ड्रेस को रिजेक्ट करता जाता है। वो कहता जाता है ये ठीक नहीं है, दूसरा पहन कर आओ। वो काफी ड्रेसेस ट्राई करने के बाद जब थक जाती है तो मिस्टर फैंग इसे खुद ही पकड़कर वार्डरोब की तरफ ले आता है और एक वाइट ड्रेस इसे देकर कहता है कि तुम ये पहनो। वो पहन रही होती है कि इतनी देर में वो इसके चेंजिंग रूम में आ जाता है। वो खुद को संभालती हुई, अपने ड्रेस को संभालती हुई कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम जाओ यहाँ से। वो इसके करीब होकर कहता है कि ज्यादा प्रीटेंड करने की कोशिश ना करो, ज्यादा इनोसेंट बनने की तुम कोशिश ना करो, इतनी आई तुम सती सावित्री, तुम पता नहीं कितने लड़कों के साथ सो चुकी हो, सेक्स कर चुकी हो और मेरे सामने तुम खुद को छुपा रही हो। वो कहती है ये मेरी जिंदगी है, मैं जो मर्जी करूं, तुम होते कौन हो बार बार मेरी जिंदगी में इंटरफेयर करने वाले। फिर टाइटली इसे पकड़कर कहता है पहले तो मुझे तुम सिर्फ व्हाइट ड्रेस में ही अच्छी लगती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि जिस तरह से व्हाइट कलर प्योर होता है, साफ सुथरा था, तुम भी ऐसी ही हो, बिल्कुल प्योर, बिल्कुल साफ सुथरी। लेकिन अब तुम व्हाइट लिबास में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हो, क्योंकि तुम एक बहुत ही गंदी लड़की हो, डर्टी हो, हाइपोक्रेट हो। अब तुम सिर्फ और सिर्फ मुझे बिना कपड़ों के अच्छी लगती हो। और वो जबरदस्ती इसके कपड़े उतारने लगता है। ये इसके मुंह पर थप्पड़ मार देती है और कहती है कि अगर हुआ को पता चल गया कि तुम मेरे साथ ये सारा कुछ कर रहे हो तो वो कभी भी तुम्हें माफ नहीं करेगी। जिस पर वो कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं इससे डरता हूँ, मैं तो इसके सामने भी तुम्हारे साथ जो दिल करे मैं कर सकता हूँ और किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि मुझे रोक सके। और यहाँ पर हमें फिर से फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर फैंग और लू एक कमरे में होते हैं। फैंग बेड पर बैठा हुआ कांप रहा होता है और लू ड्रेस चेंज करके आती है, वो भी कांप रही हुई होती है। इसने बड़ा ही सेक्सी सा ड्रेस पहना हुआ होता है जो कुछ देर पहले ही इसे फैंग ने गिफ्ट किया होता है। आज इन दोनों की डेट होती है। लू भी काफी कांपती इसके बाजू में आकर बैठ जाती है और इधर मिस्टर फैंग का तो पहले ही बुरा हाल होता है, वो इससे भी ज्यादा नर्वस हो रहा होता है। वो इससे बहुत ही हिम्मत जुटा कर किस करने लगता है। दोनों घबराते घबराते पास आते हैं, क्लोज आते हैं और दोनों के नोज टकराते हैं। और जैसे ही इन दोनों के नोज टकराते हैं ये दोनों डर जाते हैं और दूर हो जाते हैं। ये एक बड़ा क्यूट सा सीन था। मिस्टर फैंग तो बहुत ही ज्यादा नर्वस हो रहा होता है। मिस लू भी ये नोट करती है कि ये बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्ट है, इसलिए ये नर्वस हो रहा है। वो इसे कहती है कि चलो हम खाना खाने के लिए चलते हैं क्योंकि मुझे बड़ी भूख लग रही है। मिस्टर फैंग कहता है ठीक है चलो चलते हैं। और फिर ये बेड से उठकर बाहर को जाने ही लगता है कि एकदम से इस पर इमोशंस हावी हो जाते हैं। वो पलटता है और ये फाइनली इसको किस कर ही लेता है और इससे फिर ये बेड पर गिर आता है, खुद इसके ऊपर आ जाता है और इसको कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा मुझे प्यारी लगती हो, तुम बड़ी मासूम हो, प्यारी सी हो, साफ सुथरी सी हो, बिल्कुल प्योर सोल हो और मैं तुमसे बहुत 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 ज्यादा प्यार करता हूँ। और ये वाकई में इसी तरह से कहता है, वेरी 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 मच। लू तो इसके प्यार और इसके एक्साइटमेंट पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो मुस्कुरा देती है और यहाँ पर ये पहली दफा इंटीमेट हो जाते हैं और ये फ्लैशबैक इन दोनों को इस वक्त याद आ रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं फैंग इसका हाथ खींचकर इसे डिनर पार्टी पर लेकर चला जाता है। वहाँ पर इसके कुछ बिजनेस पार्टनर बैठे हुए होते हैं। वो मिस्टर फैंग को कहते हैं कि आज आपने पहली दफा जिंदगी में अपनी किसी कोलीग को यहाँ पर अपने साथ लाया है। मिस्टर फैंग कहता है हाँ, कभी कभी चेंज अच्छा रहता है। एक आदमी आकर लू के बगल में बैठ जाता है और इससे कहता है
तुम तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हो, क्या मैं तुम्हारे साथ ड्रिंक कर सकता हूँ? वो मिस्टर फैंग की तरफ देखती है। मिस्टर फैंग को तो जैसे किसी भी बात की कोई परवाह नहीं होती कि ये आदमी इसके पास आकर बैठा है, वो इससे ड्रिंक की डिमांड कर रहा है। वो ऐसे शो ऑफ करता है कि जैसे इसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि ये आदमी लू के साथ जो भी करना चाहे कर सकते हैं। लू को इसकी लापरवाही पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और इसे दुख भी होता है। ये आदमी मिस्टर फैंग से पूछता है तो क्या हम इस लड़की के साथ ड्रिंक कर सकते हैं, जिस पर मिस्टर फैंग कहता है कि हाँ आप कर सकते हैं, इसके साथ आप ड्रिंक भी कर सकते हैं, डांस भी कर सकते हैं, आपका जो दिल करे आप कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, ये लड़की बहुत ही ज्यादा ग्रीडी है, इसको पैसे चाहिए। अब इसको पैसे देते जाएंगे और ये खुशी खुशी आपके कहने पर कुछ भी करती जाएगी। इसकी इस बात पर लू को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो फौरन से उठती है और ड्रिंक करना शुरू कर देती है। यह आदमी भी इसके साथ ड्रिंक करने लगता है और पैसे भी टेबल पर रखता जाता है। लू एक के बाद एक गिलास पीती जाती है। मिस्टर फैंग को लगता है कि ये तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। वो इसका हाथ पकड़कर इसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अब तो वो भी गुस्से में आ चुकी हुई होती है। वो इसका हाथ छुड़ा कर कहती है कि हम पीछे हटो, मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे पैसे कमाने दो। और फिर से वो पीने लगती है। ये आदमी मिस्टर फैंग को कहता है ये लड़की तो बहुत ही ज्यादा कमाल की है। इसका मतलब है आपके साथ जितनी भी गर्ल्स होती हैं वो कमाल की ही होती हैं, तो जो आपकी फियांसे है जिसका नाम हुआन है वो तो और भी ज्यादा कमाल की होगी, आप इसे भी किसी दिन लेकर आइएगा। ये आदमी भी नशे में फुल टून हो चुका हुआ होता है, इसे नहीं पता होता कि ये क्या क्या बकवास कर रहा है। फिर वो लू से कहता है कि चलो कमरे में चले। ये बात सुनकर तो मिस्टर फैंग का गुस्सा आसमान पर पहुंच जाता है। वो अपने हाथ में पकड़ी हुई बाटल को जोर से प्रेस करता है, वो टूट जाती है और वो लू को उठाता हुआ खींचता हुआ वहां से चला जाता है और कमरे में लाकर इसको टेबल पर बिठाता है। लू तो पूरी तरह से नशे में टून हुई होती है, तो इसे किस करना चाहती है। मिस्टर फैंग इसे बड़ी मुश्किल से रोकता है और कहता है कि देखो अभी तुम नशे में हो, इसलिए मुझे किस करना चाह रही हो। जैसे ही तुम्हारा नशा उतरेगा तो तुम्हें इस बात पर पछतावा होगा, इसलिए मुझसे दूर ही रहो। वो कहती है कि नहीं, मैं कभी नहीं पछताऊंगी। मैं होश की हालत में हूँ या मैं बेहोशी की हालत में हूँ, तुम्हें टच करने के बाद मैं कभी नहीं पछता सकती। मैंने तुम्हें बड़ा मिस किया और मेरे दिल में क्या क्या है मैं तुम्हें कभी नहीं बता सकती। और मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, लेकिन मेरा अपना भी दिल दुखता है। और वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल होती है। मिस्टर फैंग की आंखों में इसकी बातें सुनकर आंसू आ जाते हैं। वो कहता है कि अगर तुम जानती हो कि तुमने वाकई में मेरे साथ बुरा किया है तो तुम क्यों एक्सेप्ट नहीं करती हो, मैं कितना टूट चुका हूँ। और फिर दोनों ही हग करते हैं, किस करते हैं और इंटीमेट होने लगते हैं। और यहाँ पर ये सीन कट जाता है। कुछ देर के बाद हम देखते हैं लू के मोबाइल पर चैनी की कॉल आती है। लू तो फैंग के शोल्डर्स पर सो रही हुई होती है। फैंग कॉल पिक करता है और चैनी को कहता है कि लू तो सो रही है और वो मेरे शोल्डर पर सर रख कर सो रही है, मैं इसके पास ही हूँ। चैनी इसे कहता है कि तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो और इसकी कॉल तुमने क्यों पिक की, तुम दोनों का तो ब्रेकअप हो चुका है। जिस पर फैंग इसको कहता है ये तुम्हारा सोचने का काम नहीं है कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। और हाँ, मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि अभी थोड़ी देर पहले हमने बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया है, इसलिए अब वो थक हार कर सो रही है। वो ये कहकर कॉल को काट देता है। चैन जी का तो मूड ये सुनकर ऑफ हो जाता है। वो जल्दी से अपने सेक्रेटरी को कॉल करके कहता है कि मेरी भी टिकट को बुक करवाओ, मैं भी लू के पास जल्दी से जल्दी जाना चाहता हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं मिस्टर फैंग और लू सो रहे हुए होते हैं, अनड्रेस होते हैं और काफी क्लोज भी होते हैं। लू की आंख खुलती है तो वो ये देखकर हैरान हो जाती है। इसके तो होश उड़ जाते हैं कि क्या मैंने इसके साथ रात को सारा कुछ किया। वो चलाती है, कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुमने मुझे हाथ तो नहीं लगाया। वो कहता है मैं तुम्हें क्यों हाथ लगाऊंगा भला, बल्कि तुम तो चाह रही थी कि मैं तुम्हें टच करूं, लेकिन मैंने तुम्हें बिल्कुल भी टच नहीं किया। तुम बेहोश थी, तुम आउट ऑफ कंट्रोल थी और मैंने तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश नहीं की। हालांकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी जैसी लड़की के लिए दूसरे मर्दों के साथ सोना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें बिल्कुल भी टच नहीं किया। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन करना है तो करो, नहीं करना तो जाओ भाड़ में। और हाँ, मुझे याद आया कि तुम्हारे स्पॉन्सर की कॉल आई हुई थी, यानी कि तुम्हारे रिच बॉयफ्रेंड की कॉल आई थी जिसके लिए तुमने मुझे छोड़ा था, मुझे चीट किया था। वो कहती है कि हैं कब कॉल आई उसकी और क्या तुमने उसकी कॉल को पिक तो नहीं किया और तुमने मुझे नहीं बताया कि उसकी कॉल आई है। वो कहता है कि कॉल को मैंने पिक किया और मैंने इसको बताया भी कि इस वक्त तुम मेरे साथ हो। वो कहती है कि क्या तुमने इसको ये भी बता दिया कि हमारे बीच में क्या हुआ है। वो कहता है कि क्या तुम पागल हो, मैंने तुम्हें अभी अभी बताया है ना कि हमारे दरमियान कुछ नहीं हुआ था, तो मैं इसे कैसे बता सकता था कि मेरे और तुम्हारे दरमियान कुछ हुआ है। और अगर इसे फिर भी लगा हुआ होगा कि मेरे और तुम्हारे बीच में कुछ हुआ है तो फिर क्या हो सकता है, उसके साथ तो तुमने सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए रिलेशनशिप बनाया था, तो आज मेरे साथ भी तुम पैसों के लिए रिलेशनशिप बना लो। आज मैं तुम्हें वो सब दे सकता हूँ जो शायद वो भी नहीं दे सकता, क्योंकि आज मेरी वर्थ उससे भी ज्यादा है। तुम अपने बॉयफ्रेंड को चेंज कर सकती हो, स्विच कर सकती हो, उसको छोड़ो और मुझे अपना बॉयफ्रेंड बना लो और मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। वो इसको कहती है तुम बार बार ये क्यों भूल जाते हो कि तुम्हारी एक फियांसे है। तुम मुझे कहते हो कि मैंने तुम्हें चीट किया, तो तुम भी अपने फियांसे को चीट ही करते हो, इस तरह से मेरे साथ बात करके या इस तरह की सोच रख के। ये इसे कहता है कि तुम जानती हो जिस फियांसे की बात तुम कर रही हो ना, इसमें और तुम्हें सिर्फ एक ही चीज का फर्क है,
वरना तुम दोनों सेम ही हो, वो भी लालची है, तुम भी लालची हो। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, वो डायरेक्ट हिपोक्रेट है, जबकि तुम हिपोक्रेट होने के साथ साथ एक अच्छी एक्टर भी हो, जो बहुत ही ज्यादा खुद को इनोसेंट और दूसरों का ख्याल रखने वाली प्रीटेंड करती है। तब ही डोरबेल होती है, ये जाकर दरवाजा खोलती है तो ये हुआन होती है। वो कहती है यहाँ पर तुम क्यों आई हो, वो इसको अंदर नहीं आने देना चाहती और इसको अंदाजा होता है कि अगर इसने देख लिया कि मिस्टर फैंग अंदर है तो अच्छा खासा तमाशा हो जाएगा, इसलिए ये इसे अंदर आने से रोकती है। लेकिन ये जबरदस्ती अंदर चले जाती है और यहाँ से फैंग भी बाहर को आ रहा होता है। हुआन फैंग को देखकर हैरान नहीं होती, इसका रिएक्शन बड़ा नॉर्मल सा होता है, जिससे लू को समझ आ जाती है कि फैंग ने ही इसको कॉल करके यहाँ पर बुलाया होगा। वो कहती है अच्छा तो तुमने ही हुआन को यहाँ पर बुलाया है, इसको तुमने ही बताया है कि तुम यहाँ पर हो। जिस पर फैंग कहता है कि हाँ मैंने ही इसे बुलाया है, मैंने ही इसे बताया था कि मैं यहाँ पर हूँ और तुम आओ और आकर मुझको यहाँ से पिक करो। पार्टनर्स को तो ऐसा ही होना चाहिए ना, इनको एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए, तो मैं क्यों छुपाऊं अपनी फियांसे से। वो कहती है कि मैं जानती हूँ तुम ये सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि तुम मुझे तकलीफ पहुंचा सको, मेरे लिए प्रॉब्लम्स खड़ी कर सको। वो कहता है कि हाँ मैं यही तो चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स हो, तुम्हें ज्यादा से ज्यादा हर्ट हो, क्योंकि इसी से मुझे खुशी मिलेगी। तुम जितना ज्यादा परेशान होगी मैं इतनी ज्यादा खुशी महसूस करूंगा। लू को इसकी बातों से बहुत ही ज्यादा हर्ट होता है और हुआन को इसकी बातों से बहुत ही ज्यादा खुशी होती है कि अच्छा लू को इंसल्ट कर रहा है। फिर वो फैंग को कहती है कि चलो यहाँ से हम घर चलते हैं। जैसे ही खुद गंदी औरत है वैसे ही इसका अपार्टमेंट गंदा है, यहाँ से कितनी स्मेल आ रही है, मेरा तो यहाँ पर दम घुट रहा है। और बड़े एटीट्यूड के साथ कहती हुई वो इसको लेकर यहाँ से चले जाती है और यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं ये ऑफिस आई हुई होती है, सबको गुड मॉर्निंग बोलती है, लेकिन इसके कोलीग्स इसके बारे में बुरी बुरी बातें करना शुरू कर देते हैं। एक कोलीग तो कहती है कि ये कितनी शेमलेस लड़की है, किसी के फियांसे को सेड्यूस करते हुए इससे शर्म भी नहीं आती। इस तरह की लड़कियां किसी का भी घर बर्बाद कर सकती हैं। और यहाँ पर खड़ी खड़ी लू सोच रही होती है कि क्या बात हो सकती है, तो ये सब एकदम से मेरे बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं कि एक लड़की के पीसी पर इसकी और मिस्टर फैंग की वीडियो होती है, जहाँ पर मिस्टर फैंग इसको उठाकर रूम में लेकर जा रहा था। तो इसको समझ आ जाता है कि अच्छा तो ये बात थी, मिस्टर फैंग ने मेरी वीडियो को बनाया और सबको मेरी वीडियो को भेजकर मुझे हटका रहा है। इससे मिस्टर फैंग पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो गुस्से से इसके ऑफिस में आ जाती है कि मैं इससे पूछती हूँ तकलीफ क्या है, तुम चाहते क्या हो। वो जैसे ही ऑफिस में एंटर होती है मिस्टर फैंग इस पर पैसों की नोटों की बारिश कर देता है। तो ये तो हैरानो परेशान वही रुक जाती है। मिस्टर फैंग की हालत देखकर लग रहा होता है कि शायद इसने वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड करवाने वाला काम नहीं किया, ये तो किसी और नहीं किया होगा, क्योंकि ये तो खुद भी बहुत ही ज्यादा सैड लग रहा होता है इस वीडियो के अपलोड हो जाने की वजह से। वो इसको कहता है तुम यही तो चाहती थे ना कि तुम्हारे पास पैसे हो, इज्जत हो ना हो, लेकिन तुम्हारे पास पैसे लाजमी हो, तो लो इन पैसों को अब उठा लो। अरे यार तुम तो हर लिमिट क्रॉस करती जा रही हो, तुमने खुद अपनी ही वीडियो को पब्लिश करवा दिया, खुद को तुमने खुद ही एक्सपोज करवा दिया, सिर्फ इसलिए कि लोग तुम्हारे बारे में बातें कह रहे कि तुम्हारा मेरे साथ कोई चक्कर है, अफेयर है, और इस चीज का तुम एडवांटेज उठा सको। तुम कितनी गिरी हुई हो। वो कहती है मैंने तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, मैं क्यों अपनी इज्जत को ऐसे नीलाम करूंगी, मुझे तो लगा था कि ये वीडियो तुमने बनवाई है और तुमने ही इसको एक्सपोज भी किया है और तुम मुझे कह रहे हो कि ये काम मैंने खुद किया। क्या दुनिया की कोई लड़की ऐसा कर सकती है कि खुद को खुद ही दुनिया के सामने अनकवर कर दे। वो इसके पास आकर इसको टाइटली होल्ड करता है, इसको पकड़ता है और कहता है मैं तुम्हारे सारे एक्सक्यूजेस को समझता हूँ, तुम इस खूबसूरत शक्ल के पीछे एक मकार और झूठी लड़की हो जो मुझसे अब छुप नहीं सकती, क्योंकि मैं तुम्हारी हकीकत सालों पहले जान चुका हूँ। दूसरे मर्दों को भी तुम इसी तरह से प्लीज करती हो, तो मैं चाहता हूँ कि आज तुम मुझे भी प्लीज करो, आज की रात तुम मेरे साथ हो और खुद को फुल अनड्रेस करो। जब तक मैं ना चाहूँ तो तुम मेरे साथ मेरे बेड पर ही रहो। लू को इसके बात पर बड़ा गुस्सा आ जाता है, वह फौरन इससे अपने आप को छुड़ाने लगती है, लेकिन मिस्टर फैंग को भी गुस्सा आया हुआ होता है। इसे तो इसलिए गुस्सा होता है कि इसे यकीन है कि इसने ही वीडियो को बनवा कर एक्सपोज किया है, इसलिए ये भी बड़े गुस्से में होता है और वो इसको नहीं छोड़ता और गुस्से में इसको घूरता जाता है और ऐसे लगता है कि ये इसको कच्चा चबा जाएगा। लू अपने आप को इसके बाजुओं में बेबसी महसूस करती है। इतने में चेनिया वहां आ जाता है और भागते हुए लू को इसके हाथ से छुड़ाता है और कहता है मिस्टर फैंग आपको ये सारा कुछ करना सूट नहीं करता। मिस लू आपके यहाँ एक एम्प्लॉय है, आपके यहाँ एक मुलाजिम है, तो क्या आप अपनी कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉय के साथ ऐसा बिहेव करते हैं। मिस्टर फैंग फिर से लू को पकड़कर अपनी तरफ खींचता है। चैन ये भी इसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचता है। दोनों इसे इधर उधर खींच रहे हुए होते हैं। शुक्र है बेचारी के बाजू नहीं निकल जाते। मिस्टर फैंग चैन ये से कहता है कि तुम किस हक से लू की बात मेरे साथ कर रहे हो, मैं इसके साथ जो मर्जी करो, तुम होते कौन हो इंटरफेयर करने वाले। चैन ये कहता है कि मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ और इससे प्यार करता हूँ, इसी हक से मैं इसको डिफेंड करने का हक भी रखता हूँ। इसके बाद सुनकर मिस्टर फैंग का तो रंग उड़ ही जाता है और लू भी इसके बात पर शॉक्ड हो जाती है। फिर मिस्टर फैंग थोड़ा सा संभल कर कहता है तुम ऑफिस से बाहर जाओ, मुझे लू के साथ एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट डिस्कस करना है। लू तो इसके बात पर मजीद परेशान होती है कि ये और कितना ड्रामा करना चाहता है मेरे साथ।
चैन ये भी लू के फेस की तरफ देखता है जो घबरा रही हुई होती है। ये इसके हाथ को छोड़कर कहता है कि ठीक है, मैं ये फैसला लू पर छोड़ता हूँ कि वो यहाँ पर रुकना चाहती है या अभी मेरे साथ जाना चाहती है। मिस लू पहले मिस्टर फैंग की तरफ देखती है और फिर मिस्टर चेन ये की तरफ, और फिर अपना हाथ मिस्टर फैंग से छुड़ाकर कहती है कि मेरा आज का जितना भी काम था मैं वो कल करूंगी, और वो वहां से भागती हुई बाहर को चला जाती है। चैन ये भी इसके पीछे पीछे जल्दी से जाता है और यहाँ पर मिस्टर फैंग इतना ज्यादा हाइपर होता है कि वो ऑफिस के सामान को, चेयर्स को, टेबल को तोड़ने लगता है। और यहाँ पर लू चैन जी से कहती है कि तुम्हें मिस्टर फैंग के सामने भला ये कहने की क्या जरूरत है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, मेरे लिए तुम मेरे सिर्फ और सिर्फ एक दोस्त हो। मिस्टर चैन ये को इसके बाद से थोड़ा सा हर्ट होता है। वो इसे कहता है कि सॉरी अगर तुम्हें मेरी बात बुरी लगी हो, लेकिन मुझे एक बात तो बताओ कि क्या तुम आज भी मिस्टर फैंग से मोहब्बत करती हो। वो कहती है कि मुझ पर बहुत ही ज्यादा डेप्थ है, मुझ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझ पर मेरी माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसकी वजह से मैं भी इस कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं किसी से भी मोहब्बत कर सकूं। मुझे मेरी माँ का इलाज करवाना है, मुझे कर्जा पे करना है। मैं सिर्फ और सिर्फ ये चाहती हूँ कि मैं अपनी लाइफ में सेटल हो जाऊँ, इंडिपेंडेंट हो जाऊँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अगर तुम मेरे बारे में ऐसा वैसा कुछ सोच भी रहे हो तो तुम ना सोचो, इससे आगे चलकर तुम्हें ही हर्ट होगा। तुम मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हो और मैं किसी भी सूरत में तुम्हें नहीं खोना चाहती। चैनी कहता है कि ठीक है, आज तक मैंने तुम्हें कभी भी फोर्स नहीं किया, अपनी फीलिंग्स को तुम पर कभी फोर्स नहीं किया और मैं आगे भी ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और हमेशा मैं करता रहूंगा। लेकिन अगर कल को तुम मुझे छोड़कर किसी और को चूज करती हो तो मैं इस चीज में भी तुम्हें सपोर्ट करूंगा। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी होगी। लेकिन मैं तुमसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम कभी मेरी फीलिंग्स को भी कंसीडर जरूर करना, मेरे बारे में जरूर सोचना। और अब चलो बहुत ही बातें होंगी, चलकर खाना खाते हैं। टू का भी मूड थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। वो इसकी सेंसेबल बातें सुनकर खुद को काफी रिलैक्स महसूस करती है और वो मुस्कुराते हुए इसके साथ चल पड़ती है। और इनके जाने के बाद मिस्टर फैंग को हम देखते हैं जो कि छुपकर इन दोनों को ही देख रहा होता है। इसने इनकी बातें तो नहीं सुनी होती क्योंकि वो आउट ऑफ ऑफिस था, विंडो ग्लास से इनको देख पाया था और इसे जेलसी होती है। गुस्सा भी आता है कि लू इसके साथ क्यों गई है। अगले सीन में हम देखते हैं वॉन मिस्टर फैंग के पास आती है। इसका मूड काफी खराब देखकर कहती है कि तुम फिक्र ना करो, मैं बड़ी जल्दी पता चला लूंगी कि तुम्हारी और मिस लू की वीडियो को किसने बनाकर एक्सपोज किया। वो इसकी इस बात का कोई जवाब नहीं देता। वो इसे ये कहता है कि डिजाइन डिपार्टमेंट की जल्दी से मीटिंग को ऑर्गेनाइज करो, कंडक्ट करो। वो कहती है कि ये मीटिंग तो नेक्स्ट वीक होने वाली है। मिस्टर फैंग उस समय कहता है कि जो मैं कह रहा हूँ तो बिल्कुल वैसा ही करो, अपने मशवरे अपने पास रखो, तुम सारे के सारे डिजाइन डिपार्टमेंट को इकट्ठा करो, इन सबको मीटिंग के बारे में तुम्हें इन्फॉर्म कर दो। 5 मिनट के अंदर अंदर मीटिंग है और आज वो मीटिंग अटेंड करने के लिए नहीं आएगा, इसको जॉब से निकाल दिया जाएगा। और ना सिर्फ इसको जॉब से निकाल दिया जाएगा बल्कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम पर भी पड़ती है और मैं तुमको भी जॉब से निकाल दूंगा। और अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी जॉब भी बची रहे और किसी एम्प्लॉय की जॉब भी बची रहे तो मैं कह रहा हूँ वैसे वैसे करती जाओ। और अगले सीन में हम देखते हैं लू मिस्टर चैन के साथ गाड़ी में बैठ रही हुई होती है कि इससे हुआन की कॉल आ जाती है। हुआन इसको कहती है कि 5 मिनट के अंदर अंदर मीटिंग है, तुम जल्दी से पहुंचो। लू कहती है कि ये कौन सी मीटिंग है अचानक से, मीटिंग तो नेक्स्ट वीक के लिए स्केड्यूल है। हुआन कहती है कि मेरे साथ ज्यादा बहस ना करो, बस जल्दी से मीटिंग के लिए पहुंचो वरना तुम्हारी जॉब भी गई और तुम्हारे साथ साथ मेरी जॉब भी गई। मिस्टर फैंग तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। लू कहती है कि ठीक है मैं आ रही हूँ। फिर वो मिस्टर चैन से कहती है कि मुझे ऑफिस में जाना होगा क्योंकि मीटिंग है, मिस्टर फैंग ने अर्जेंट मीटिंग करने को कहा है। चैन ये कहता है कि कोई बात नहीं, तुम जा सकती हो। इसके जाने के बाद वो ये सोचता है कि मिस्टर फैंग तो इस बेचारी के पीछे हाथ धोकर ही पड़ गया है और ये भी इसके कहने पर भागते भागते चली जाती है। लगता है ये अभी भी मिस्टर फैंग से मोहब्बत करती है, इसके लिए फीलिंग्स रखती है। फिर हम देखते हैं मिस लू मीटिंग के लिए आते हैं तो वहाँ पर मिस्टर फैंग पहले से ही बैठा हुआ होता है। ये इसे देखकर थोड़ा सा हैरान होती है कि ये डिजाइन डिपार्टमेंट की मीटिंग में क्या कर रहा है। वो इससे कहती है सर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये तो डिजाइन डिपार्टमेंट की मीटिंग है। मिस्टर फैंग इसको टीज करते हुए कहता है तो तुम ही मुझे बता दो कि अगर मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए तो और कहाँ पर मुझे होना चाहिए, क्या कोई और जगह तुमने डिसाइड की है तो मुझे बता दो, मैं तुमसे वहाँ पर मिल लेता हूँ और तुम मुझे वहाँ पर भी सड्यूस करने की कोशिश करा और फिर वीडियो को बनाना और फिर वीडियो को एक्सपोज कर देना। इसकी बात सुनकर लू के तो होश ही उड़ जाते हैं कि ये कैसे सबके सामने इस तरह की बात कर सकता है। इसकी बात इतनी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड होती है कि वहाँ पर मौजूद हर कोई शॉक्ड हो जाता है। इवन हवान की जो कि हमेशा लू के पीछे ही पड़ी रहती है वो भी फुली शॉक्ड हो जाती है और सब आदमी एक दूसरे के कानों में गॉसिप करने लगते हैं, सरगोशियां करने लगते हैं। लू मिस्टर फैंग को कहती है कि आपको इस तरह की बात करने से पहले थोड़ा सा सोच लेना चाहिए। आपने मुझे ह्यूमिलेट करने के लिए जॉब दी हुई है क्या या काम करवाने के लिए। मिस्टर फैंग तो इसके बाद गुस्से में चेयर से उठता हुआ इसके पास आता है और इसको कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही आउटस्पोकन होती जा रही हो, अपने बॉस के साथ किस तरह से बात की जाती है इसकी जरा भी तुम्हें तमीज नहीं है।
पहले तो तुम मुझे सेड्यूस करने की कोशिशें करती हो और जब मुझे तुम्हारी प्लानिंग की समझ आ जाती है तो तुम अपॉलॉजी करने के बजाय सबके सामने एटीट्यूड मुझे दिखाती हो। हुआन के चेहरे पर अब स्माइल आ जाती है कि अच्छा है, मिस्टर फैंग फिर से इसकी इंसल्ट कर रहा है। मिस लो मिस्टर फैंग की बात पर आग गोला हो जाती है और इसको हिट करने लगती है। मिस्टर फैंग इसका हाथ जोर से पकड़ लेता है और इसके हाथ को जोर से दबाने लगता है, एक तरह से क्रश करने लगता है। ऐसे लगता है इतने सालों का जो गुस्सा इसके दिल में था वो आज तो इसके हाथों को तोड़कर निकाल देगा। फिर मिस लो मिस्टर फैंग को कहती है कि आप मेरा हाथ छोड़ दे, मुझे पेन हो रहा है। इसकी बात पर इसे भी एहसास होता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, फिर वो इसको छोड़ देता है। हुआन भी बोल पड़ती है कि मिस्टर फैंग आप काम हो जाए, ये वीडियो जिसने भी एक्सपोज की है मैं बड़ी जल्दी इसका पता चला कर ही दम लूंगी। मिस्टर फैंग फिर वहां से जाने लगता है। हुआन इसको कहती है कि मिस्टर फैंग आप कहाँ जा रहे हैं। वो कहता है कि मैं आज तुम सब एम्प्लॉय को छुट्टी देता हूँ, आप सब लोग घर जा सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं क्योंकि आज आप सब लोग के हिस्से का काम मिस लू ही करेगी। ये बात सुनकर हुआन तो खुश हो जाती है और बाकी सब एम्प्लॉय भी खुश हो जाते हैं कि चलो आज हमें काम ना करना पड़ेगा। और बेचारी लू सोचती है कि ये मैं किस जहन्नम में आ गई हूँ। हुआन इससे टीज करती है, वो इसे कहती है कसम से मुझे बड़ा मजा आता है जब मिस्टर फैंग तुम्हें इस तरह से रोस्ट करता है। मिस लू कहती है कि कोई बात नहीं, तुम जितना खुश होना चाहती हो, मजा लेना चाहती हो, तुम ले सकती हो क्योंकि जैसा तुम्हारा ज़र्फ है तुम वही तो करोगी ना। और वो ये कहकर वहां से चले जाती है और इसके जवाब से हुआन को बहुत ही बुरा लगता है। वो कहती है कि इतनी इंसल्ट तुम्हारी हो रही है लेकिन तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं रात देर तक लू ऑफिस के हर एम्प्लॉय के हिस्से का काम करते करते थक जाती है और इतना ज्यादा काम करने की वजह से इसको होश में नहीं रहती और इसने सारा दिन कुछ नहीं खाया होता और अब इसकी तबीयत डाउन होना शुरू हो जाती है। मिस्टर फैंग इसको देख रहा होता है और ये भी अभी तक ऑफिस में ही होता है क्योंकि लू जो ऑफिस में थी तो ऐसा कैसे हो सकता था कि ये घर चला जाता। लू फाइल्स को उठाकर शिफ्ट करने के लिए चलने लगती है तो इसको चक्कर आ जाता है और ये गिरने लगती है। मिस्टर फैंग जल्दी से इसकी तरफ भागने लगता है लेकिन इससे पहले ही वहां पर चैन ये आ जाता है और वो लू को सहारा देता है। ये देखकर मिस्टर फैंग का टूटा हुआ दिल मजीद टूट जाता है। चैन ये लू को कहता है मुझे पता है कि तुम सुबह से भूखी हो, काम कर रही थी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का खाना लेकर आया हूँ। लू भी खुशी खुशी इसका लाया हुआ स्ट्रॉबेरी केक खाती है। चैन ये भी इसे देकर खुश होता है। फिर कुछ देर के बाद वो इसको घर छोड़ने के लिए ड्रॉप करने के लिए लेकर जाता है और यहाँ पर गाड़ी में बैठा हुआ मिस्टर फैंग इन दोनों को जाता देखता है। इसने भी मिस लू के लिए खाना बाय किया था। इस पैकेट को एक साइड पर देखकर रख देता है और यहाँ पर हम देखते हैं चैन ये लू को इसके घर पर छोड़ने आता है। लू इससे थैंक्स बोलती है ड्रॉप करने के लिए, फिर कहती है कि रात काफी हो चुकी है वरना मैं तुम्हें अपने घर अंदर बुलाती बिठाती। वो इससे कहता है कि नहीं कोई बात नहीं है, रात काफी हो चुकी है, तुम आराम करो, मैं चलता हूँ। और हाँ ये देख लो ये तुम्हारी माँ की मेडिकल रिपोर्ट है। वो फाइल को पकड़कर चेक करने लगती है तभी इसे किसी को कॉल आती है। वो जो कोई भी होता है इसको बताता है कि मिस्टर फैंग एक बार में बैठे हुए हैं और इन्होंने काफी ज्यादा ड्रिंक किया है जिसकी वजह से ये बिल्कुल होश में नहीं है, आप इनको यहाँ से पिक कर कर ले जाए। ये कहती है कि आपने मुझे कॉल क्यों की, मेरा इनके साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है, आपको चाहिए कि आप इनके किसी और फैमिली मेंबर से कांटेक्ट करें या इनके फियांसे से कांटेक्ट करें। कहता है कि हम कैसे इनके फैमिली मेंबर से या इनके फियांसे से कांटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इनके मोबाइल में तो सिर्फ और सिर्फ एक ही कांटेक्ट नंबर था जो कि आपका है और इसीलिए हमने आपसे कांटेक्ट किया है। आप आए और इनको घर लेकर चले जाएं, इनका ओवर ड्रग होने की वजह से हाल बहुत ही ज़्यादा बुरा है। चैन भी ये सब सुन रहा होता है। लून कहती है कि ये कैसे हो सकता है कि इनके मोबाइल में कोई और कांटेक्ट नंबर नहीं है और जो भी है मैं तो नहीं आ सकती क्योंकि मेरा इनके साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। वो ये कहकर कॉल को काट देती है। फिर ये चैन ये को कहती है कि ठीक है तुम जाओ, मुझे आराम करना है। चैन ये वहां से चला जाता है। इसके जाने के कुछ देर बाद ये जल्दी से तेजी से मिस्टर फैंग के पास जाने लगती है। चैन ये अभी तक वहीं पर होता है, वो एक वॉल के पीछे छुपा हुआ होता है। लू को जाता देखकर इसको बहुत ही ज्यादा दुख होता है और ये खुद से बात करते हुए कहता है कि मैं जानता था कि तुम लाजमी जाओगी मिस्टर फैंग के पास, तुम आज भी इसी से प्यार करती हो, जुबान से चाहे तुम 100 दफा इनकार करो लेकिन तुम्हारे दिल में आज भी वही है। फिर वो हुआन को कॉल करके बताता है कि लू तुम्हारे फियांसे के पास फला जगह पर जा रही है, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो तुम खुद जाकर देख सकती हो। और फिर हम देखते हैं लू बार में पहुंच जाती है। सामने ही मिस्टर फैंग बैठा होता है, ये अभी तक ड्रिंक कर रहा होता है। ये इसके पास आती है तो ये कहता है कि लू ये तुम हो, नहीं ये तुम कैसे हो सकती हो, तुम तो कोई और लड़की हो, लेकिन मैंने इतना ज्यादा नशा किया है जिसकी वजह से मुझे हर लड़की में लू ही नजर आ रही है। लू इसकी बात सुनकर बड़ी इमोशनल हो जाती है और इसको कहती है कि नहीं मैं कोई और लड़की नहीं हूँ, मैं लू ही हूँ। मिस्टर फैंग कहता है कि क्या ये वाकई में तुम हो, मेरी लू, क्या वाकई में मेरी लू मेरे सामने है। वो इसे हग कर लेता है।
इसकी आंखों में आंसू आ रहे होते हैं। वो कहता है कि तुम कितनी ज्यादा जालिम हो और मेरा दिल भी तो कितना ज्यादा जालिम है जो मुझे तुम्हें भूलने नहीं देता। मैं तुमसे नफरत करना चाहता हूँ लेकिन क्या करूँ, मेरा दिल मेरे काबू में नहीं है। तुमने मेरे साथ क्या नहीं किया, तुमने मुझे छोड़ दिया, तुमने मुझे चीट किया, तुमने मेरी दुनिया ही उजाड़ कर रख दी। मैं क्या था और तुमने मुझे क्या बना कर रख दिया। लेकिन फिर भी मेरा दिल मजबूर करता है कि मैं तुम्हें ही सोचूं, मैं तुमसे ही मोहब्बत करूं। इसकी इस बात पर लू भी इमोशनल हो जाती है। वो भी इसे टाइटली हग करती है और कहती है कि प्लीज मुझे भूल जाओ। हुआन बहुत ही अच्छी लड़की है, वो तुम्हारा बहुत ही ख्याल रखेगी, वो तुमसे बहुत ही प्यार करती है। मैं तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ दुख ही दे सकती हूँ और तुम प्लीज मुझे भूल क्यों नहीं जाते हो, तुम मुझे भूल जाओ। इसकी आंखों में तो मिस्टर फैंग के लिए आंसू आ जाते हैं लेकिन जुबान से ये इसके प्यार को जुटला रही होती है। तभी वो देखती है कि हुआन वहां पर आ जाती है। वो इसे देखकर अपने इमोशंस जल्दी से कंट्रोल करती है। हुआन इसको गुस्से से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हारा मिस्टर फैंग के साथ होने का क्या काम बनता है, क्या तुक बनती है, जाओ तुम यहाँ से। एक तो तुम हर जगह पर अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए आ जाती हो। लू ये सब सुनकर चुप हो जाती है। मिस्टर फैंग को इस हालत में देखकर तो वो वैसे भी किसी से कोई बात करने के मूड में नहीं होती, इसलिए वो हुआन से झगड़ा नहीं करती और वहां से चले जाती हैं। और यहाँ पर हुआन मिस्टर फैंग को सहारा देती है और लू को रोक कर कार की इसकी तरफ फेंक कर कहती है कि तुम कार को ड्राइव करो और मैं मिस्टर फैंग को सहारा देती हूँ और इनको घर लेकर चलते हैं। और फिर ये दोनों मिलकर मिस्टर फैंग को घर लेकर आती हैं। मिस्टर फैंग ने अपने डोर पर पासवर्ड लगाया होता है। हुआन कहती है कि अब ये डोर कैसे ओपन होगा, मुझे तो कोई कोड नहीं पता जो इसके घर का है। जिस पर लू थोड़ी देर के लिए कुछ सोचती है और फिर वो ट्राई करती है तो पहली ही बार में दरवाजा खुल जाता है। हुआन इसको कहती है तुम्हें कैसे पता चला कि इसके घर का कोड क्या है, जिस पर लू कहती है कि ये मिस्टर फैंग का पुराना कोड है जो कुछ सालों पहले ये अपने घर पर लगाया करता था और मैंने तो वही ट्राई किया है। कोइंसिडेंटली ये कोड लग गया है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर हुआन मिस्टर फैंग को अंदर लेकर जाती है। लू भी इसके साथ अंदर जाने लगती है लेकिन हुआन इसको अंदर नहीं आने देती। वो इसको कहती है कि तुम किस हक से अंदर आना चाहती हो, क्या तुम इसकी गर्लफ्रेंड हो या इसकी माँ हो या इसकी बहन हो, जाओ यहाँ से, मैं इसकी फियांसे हूँ, मेरा काम बनता है कि मैं इसके साथ रहूँ, इसका ख्याल मैं रखूँ। लू कहती है प्लीज मुझे अंदर आने दो, फैंग की हालत बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब है, खराब है, मैं इसे हनी वाटर बना कर दूंगी तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो कहती है कि तुम जाओ, मैं ये काम खुद कर लूंगी, तुम्हारा यहाँ पर रहने का कोई काम नहीं बनता। और ये कहकर वो वहां से जल्दी से दरवाजा बंद करके चले जाती है। और लू तो कहती रह जाती है कि दरवाजा खोलो, प्लीज मुझे अंदर आने दो, मुझे इसका ख्याल रखना है, मुझे परेशानी हो रही है। लेकिन हुआ दरवाजा नहीं खोलती। तो लू कहती है कि मिस्टर फैंग तो कहता है कि ये मुझे भूल नहीं सकता, मुझे याद करता है, अभी भी मुझसे मोहब्बत करता है, और अगर ये मुझे अभी भी याद करता है तो इसने इसके साथ एंगेजमेंट क्यों कर ली। यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं हुआन मिस्टर फैंग को बेहोशी की हालत में देखकर सोचती है कि यही अच्छा मौका है, मिस्टर फैंग तो होश में नहीं है, इसलिए ये मुझे रोकेगा भी नहीं और मैं इसके साथ इंटीमेट हो जाती हूँ, फिर मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी और आज नहीं तो कल मिस्टर फैंग को फिर मुझसे मोहब्बत करना ही होगी। वो ये सारी प्लानिंग बनाकर, मनसूबा बनाकर बेड पर चढ़ जाती है, अपने कपड़े उतारती है, फिर मिस्टर फैंग के कपड़े भी उतारने लगती है। तो मिस्टर फैंग से कहता है कि तुम क्या कर रही हो, दफा हो जाओ यहाँ से, मैं बेहोश हूँ लेकिन मैं मरा नहीं, जो तुम्हारे साथ मैं इंटीमेट हो जाऊंगा, जाओ यहाँ से, जाकर अपने कपड़े पहनो। हुआन के तो इरादे बेचारी की मिट्टी में मिल जाते हैं और ये बड़बड़ाने लगती है। वो कहती है मिस्टर फैंग मैं कौन सा कोई गलत काम कर रही हूँ, हम दोनों एंगेज्ड हैं, मैं आपके फियांसे हूँ, इसलिए आपको मुझे नहीं रोकना चाहिए। वो कहता है फजूल में बकवास ना करो मेरे साथ, जाओ यहाँ से, मुझे सोना है। और हुआन खुद को पिलो से कवर करते हुए वहां से चले जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं सुबह के टाइम लू ऑफिस में बैठी काम कर रही होती है। जब हुआन ऑफिस लेट आती है, एक लड़की हुआन से पूछती है कि मैम आज आप लेट क्यों आई हैं। तो हुआन पहले तो लू की तरफ देखती है जो काम कर रही होती है। वो इसके सुनाने के लिए इस लड़की को कहती है असल में बात यह है कि रात को मिस्टर फैंग ने ड्रिंक किया था तो मैं इनके साथ ही थी और फिर रात को मैंने इनको खूब प्लीज किया और हम दोनों ने बड़ा एंजॉय किया, इसलिए सुबह उठते उठते देर हो गई। ये बात सुनकर लू के हाथ से ग्लास टेबल पर गिर जाता है और इससे ठंडे ठंडे पसीने आने लगते हैं, ये घबरा जाती है। हुआन इसके करीब आकर इसको टीज करते हुए कहती है कि लू सिस्टर तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम ठीक तो हो ना, मुझे तो लगता है तुम्हें मेरे और मिस्टर फैंग के रात के सीन के बारे में सुनकर कुछ ज्यादा ही खुशी हुई है और आउट ऑफ एक्साइटमेंट तुमसे पानी गिर गया है और तुम्हारा तो खुश होना बनता भी है क्योंकि आखिरकार तुम मेरी बहन ही हो, सौतेली ही सही लेकिन बहन तो हो ना। जिस पर लू कहती है नहीं, मुझे तुम्हारे और मिस्टर फैंग के मामले से कोई लेना देना नहीं है, मुझे ना तो खुशी है ना तो मुझे दुख है, तुम दोनों का जो भी सीन है वो तुम दोनों तक है, मेरा तुम दोनों के साथ कोई भी कंसर्न नहीं है। तभी वहाँ पर मिस्टर फैंग आ जाता है और वो कहता है कि हुआन तुम ठीक कह रही हो, मिस लू तुमसे बहुत ही मोहब्बत करती हैं, तुम्हारी खुशी का सुनकर इससे तो खुशी होगी ही ना, तो चलो मिस लू को मजीद खुश करते हैं।
क्यों ना अब हम दोनों शादी ही कर लें। ये बात सुनकर लू को लगता है कि जैसे इससे भी हार्ट अटैक हो जाएगा। वो बहुत ही मुश्किल से अपने इमोशंस को कंट्रोल करती है। हुआन शादी की बात सुनकर मिस्टर फैंग को कहती है कि सीरियसली क्या आप सच कह रहे हैं, आप मुझसे शादी करना चाहते हैं? फैंग कहता है कि हाँ ना, मैंने कहा ना मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। हम काफी अरसे से एंगेज्ड हैं, हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हैं, काफी टाइम से एक दूसरे को जानते भी हैं, तो एक दूसरे के साथ शादी करने में क्या प्रॉब्लम है? जिस पर हुआन तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो इससे शादी के लिए हाँ बोल देती है और सब इनके लिए क्लैपिंग करने लगते हैं। और यहाँ पर लोग फिर से यादों में खो जाते हैं, जहाँ पर दोनों एक रात फायरवर्क यानी पटाखों के साथ खेल रहे होते हैं। लू तो बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रही होती है कि तभी वहाँ पर मिस्टर फैंग आ जाता है। ये आकर इसको एकदम से कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये तो इसकी बात सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है कि जरा फिर से कहना, तुमने क्या बोला है? वो कहता है मैंने तुमसे पूछा है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा लाइक करता हूँ, तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ और मुझे पता है कि तुम भी मुझसे बहुत ही प्यार करती हो, इसलिए मुझे बताओ कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मिस लू स्माइल करते हुए हाँ बोलती है, जिस पर फैंग कहता है कि क्या कहा तुमने, मुझे सुनाई नहीं दिया। फैंग इसे असल में छेड़ रहा होता है, इसे साफ साफ सुनाई देता है कि इसने इसको हाँ बोला है, फिर भी ये इसको तंग करने के लिए कहता है कि जरा ऊंची आवाज में जवाब दो कि क्या तुमसे शादी करोगी कि नहीं। जिस पर वो अब की बार काफी ऊंची आवाज में बोलती है, एक तरह से चीखती है और कहती है कि हाँ मैं तुमसे शादी करूंगी, हाँ मैं तुमसे शादी करूंगी। और फिर मिस्टर फैंग इसे अपने बाजुओं में उठा लेता है। ये बड़ा एक प्यारा सा क्यूट सा सीन था और सीन फिर से दोबारा से प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर हुआन मिस्टर फैंग को शादी करने के लिए हाँ बोल देती है और ऑफिस का स्टाफ इन दोनों के लिए क्लैपिंग करता है। और बेचारी लू का तो हाल बुरा होता है, वो तो कोई नहीं समझ सकता कि इस पर क्या बीत रही थी। वो कहती है कि मेरी आज इंपॉर्टेंट मीटिंग है इसलिए मैं तो जा रही हूँ, और वो वहाँ से जल्दी से भाग जाती है। इसके जाने के बाद मिस्टर फैंग जल्दी से हुआन को खुद से पीछे हटाता है और कहता है तुम तो दूर हटो। हुआन तो हैरान रह जाती है कि अभी तो थोड़ी देर पहले ये मुझे कह रहा था कि मुझसे शादी कर लो, इसने खुद ही मुझे हक किया, अब एकदम से इसने मुझे खुद से पीछे हटा दिया है। फिर हम देखते हैं मीटिंग के लिए सारा डिपार्टमेंट जमा हो जाता है। लू प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करती है। मिस्टर फैंग इसको यहाँ पर भी परेशान करने लगता है और इसके काम में फजूल में ही फॉल्ट निकालने लगता है और इसकी बात बात पर इंसल्ट करने लगता है। वो जैसे ही प्रेजेंटेशन के बारे में बात करना शुरू करती है, ये इससे बड़े मुश्किल से क्वेश्चंस करता है, अनरिलेटेबल से क्वेश्चंस करता है, प्रेजेंटेशन के बारे में कोई भी बात नहीं करता। वो फिर से आंसर देकर दोबारा से कंटिन्यू करती है और ये दोबारा से कोई बोगस सा क्वेश्चन करके इस पर सबके सामने एक्सट्रीम लेवल का गुस्सा शुरू कर देता है करना और चेयर से उठकर इसकी तरफ फाइल्स फेंकता है। ये पीछे को मुंह कर लेती है, सारी फाइल्स के पेपर इस पर गिरते हैं। जैसे ही ये फेस टर्न करती है, इसके फेस पर फाइल पेपर से कट लग गया होता है, ब्लड निकल रहा होता है। ये देखकर मिस्टर फैंग परेशान हो जाता है। ये तो बस अपना गुस्सा इस पर निकालना चाहता था, इसलिए ये इसकी इंसल्ट कर रहा था। इसे नहीं पता था कि इसको चोट लग जाएगी। और इधर लू की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो आंसू लिए इसकी तरफ देखती है और सोचती है कि अभी तक तुम्हारा गुस्सा खत्म नहीं हुआ। जब से मैं यहाँ पर आई हूँ तुम आए दिन मुझको ह्यूमिलेट करते हो, परेशान करते हो, इंसल्ट करते हो, और तुम मुझे और कितना परेशान करना चाहते हो। और वो खुद को संभालती हुई, खुद को कंपोज करने की ट्राई करते हुए मिस्टर फैंग को कहते हैं कि सॉरी मिस्टर फैंग, आपको मेरा काम पसंद नहीं आया, मैं दोबारा से प्रेजेंटेशन को अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से बनाने की कोशिश करूंगी और दोबारा से प्रेजेंटेशन आपके सामने प्रेजेंट भी करूंगी। और वो ये कहकर वहां से चले जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं वो वॉशरूम में होती है और अपना फेस वॉश कर रही हुई होती है। तभी हमें यहाँ पर एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं मिस लू साइकिल से गिर गई हुई होती है और इसके पाँव को थोड़ी सी चोट लगती है। मिस्टर फैंग भागता भागता इसके पास आता है और बहुत ही ज्यादा वरीड होता है। इससे पूछता है कि क्या तुम्हें चोट तो नहीं लगी। ये इसको तंग करने के लिए कहती है कि मुझे बड़ी ज्यादा चोट लगी है, लेकिन तुमने आने में इतनी देर क्यों की, और मुझे लगता है कि मैं चल नहीं पाऊंगी। और ये सिर्फ और सिर्फ इसका मजाक होता है। मिस्टर फैंग इसको कहता है कि मुझे दिखाओ ना कि कहाँ पर चोट लगी है, मैं चेक करता हूँ। और इसको तो चोट नहीं लगी होती और ये मुस्कुराना शुरू कर देती है। और मिस्टर फैंग कहता है कि इसका मतलब है तो मुझे टीज कर रही थी। और यहाँ पर ये दोनों हंसते हैं और ये एक बड़ा प्यारा सा फनी सा क्यूट सा सीन था। और दोबारा से सीन प्रेजेंट में आ जाता है। ये वॉशरूम में होती है और ये अपने मुंह पर पानी फेंक रही होती है। तभी पीछे से मिस्टर फैंग वहां आ जाता है। ये पीछे को मुड़ती है और मिस्टर फैंग से कहते हैं कि सर आप यहाँ पर क्यों आए हैं, ये तो लेडीज वॉशरूम है। मिस्टर फैंग की आंखों में आंसू होते हैं और ये आहिस्ता से चलता हुआ इसके करीब आ जाता है और फिर वो से इसके चेहरे को देखते हुए इस कट को चेक करने लगता है। लू अपना फेस जल्दी से पीछे कर लेती है और इसको कहती है कि कोई बात नहीं है, मैं जानती हूँ कि आपको बुरा लग रहा होगा कि आपकी वजह से मुझे कट लगा है, लेकिन ऐसा नहीं है, आपसे गलती होगी क्योंकि फॉल्ट तो मेरा भी था कि मैंने काम ठीक तरह से नहीं किया था, इसलिए आपको गुस्सा आ गया और आपने ऐसे रिएक्ट किया।
और आपको बैड फील करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। वो ये कहकर वहाँ से जाने लगती है। मिस्टर फैंग इसको रोक देता है और कहता है कि तुम मुझसे कितना पोलाइटली बात कर रही हो, जो जख्म मैंने तुम्हें दिया है तुम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पर ले रही हो। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? सिर्फ इसलिए कि तुम भी जानती हो कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि तुमने मुझे छोड़ा था, तुमने मुझे चीट किया था, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया था और मैं इतने सालों से तुम्हारे प्यार के लिए तड़प रहा हूँ। प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ। तुम्हें अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, मैं इस प्रॉब्लम को अपने तरीके से हल करने की कोशिश करता हूँ। तुम जानती हो अच्छी तरह से कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तुम्हें पता है ना कि मैं पहले भी तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता था, तो आज क्यों नहीं करूंगा। ये कहते हुए इसकी आंखों से 2 मोटे ताजे हट्टे कट्टे आंसू के कतरे स्लिप होकर नीचे गिरते हैं। लू भी इसको कहती है कि तुम अभी भी चाहते हो कि मैं तुम्हारी लाइफ में वापस आ जाऊं। तुम अच्छी तरीके से जानते हो ना, तुम कुछ भूले तो नहीं हो ना कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया था। मैंने तुम्हें चीट किया था और तुम्हें भी चाहिए कि तुम मुझे भूल जाओ। और भूलना तो दूर की बात, तुम चाहते हो कि मैं दोबारा से तुम्हारी लाइफ में आ जाऊं और जैसे पहले मैंने तुम्हें चीट किया है तुम्हें दोबारा से मैं चीट करूं। तुम इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकते हो? ये दोनों ही इमोशनल होते हैं, दोनों के दिल टूटे होते हैं, दोनों की आंखों में आंसू होते हैं और दोनों ही एक दूसरे से शदीद मोहब्बत भी करते हैं। मिस्टर फैंग इसको कहता है कि इसका मतलब है तुम दोबारा मेरी लाइफ में नहीं आओगी ना। वो कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारी लाइफ में दोबारा कभी नहीं आऊंगी, क्योंकि मैं एक अच्छी लड़की नहीं हूँ, मैं एक चीटर हूँ, मैं एक सेक्स वर्कर हूँ। मैं तो चैनिये के साथ भी सिंसियर नहीं हूँ। जैसे ही कोई चैनिये से भी बेहतर मिलेगा मैं तो चैनिये को भी छोड़ दूंगी। और ये बात सुनकर फैंग को अपनी बैड लक पर यकीन हो जाता है कि चाहे जो मर्जी हो जाए, लू मेरी लाइफ में अब कभी वापस नहीं आएगी। वो वहां से उदास परेशान दिल लेकर चला जाता है। यहाँ पर लू वॉशरूम में ज़ारों की तार रोती है, बड़ा ज्यादा रोती है। और यहाँ पर मिस्टर फैंग भी पूरा देवदस बन चुका होता है, वो भी बहुत रो रहा होता है। और फिर लू की एक ओल्ड वीडियो जो इसने अभी तक अपने मोबाइल में रखी होती है, इसे निकाल कर देखने लगता है, जहां पर एक दफा लू छुप कर वाटरमेलन खा रही थी और फैंग इसकी वीडियो बना रहा था। ये मुस्कुराने लगती है और कहती है कि मैं इसलिए छुप कर खा रही हूँ कि तुम कहोगे कि मैं कितना खाती हूँ। अभी कुछ देर पहले ही तो मैंने नूडल्स खाई थी और दोबारा से मैं वाटरमेलन खा रही हूँ, लेकिन मैं भी क्या करूँ, मेरा दिल करता है आजकल के मैं बहुत सा खाना खाऊं। और ये बहुत ही क्यूट सा मोमेंट होता है जिसको ये वीडियोलाइज कर लेता है। और इतने साल गुजर जाने के बावजूद भी इसके पास इसकी ये वीडियो होती है जिसको ये देख देख कर खुश होता रहता है। और अभी भी ये वीडियो देखकर इसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं और ये रोते रोते बेबस सा होकर बैठ जाता है। यहाँ पर लू अभी भी वॉशरूम में होती है। इसे भी कुछ याद आता है कि कैसे एक दफा एक लेडी के सामने ये बैठी हुई थी और ये लेडी इसको कहती है कि तुम अभी इमेच्योर हो, इसलिए तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि जिंदा रहने के लिए, सर्वाइवल करने के लिए ये सारे कॉम्प्रोमाइजेस करने ही पड़ते हैं। तुम्हें क्लाइंट्स को खुश करना होगा। और लू को इसकी बातें चुपचाप सुननी ही पड़ती हैं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा नीडी होती है। उस वक्त इसको अपनी माँ का इलाज करवाना होता है। और अगले सीन में हम देखते हैं एक आदमी जिसने अल्कोहल पी होती है, काफी ज्यादा शराब पी होती है, वो लू के साथ बदतमीजी करने लगता है। ये इससे काफी ज्यादा रेजिस्ट करती है, पीछे हटाती है, लेकिन ये आदमी से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए अच्छी खासी अमाउंट पे की है, तो ऐसे तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, तुम्हें मेरे साथ रात स्पेंड करना ही होगी। मिस लू अपने आप को डिफेंड करते हुए इसको धक्का देती है और इसका सर पिलर से जाकर टकरा जाता है और इसके फोरहेड पर इंजरी हो जाती है। वो गुस्से से लू को देखता हुआ कहता है कि अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। वो ये कहकर चला जाता है और हम देखते हैं कि इस आदमी ने पुलिस रिपोर्ट करवा दी होती है और ये बंदा काफी रिच होता है, काफी पहुंच वाला होता है, तो इसने पुलिस वालों को थोड़ी सी रिश्वत दी होती है जिसकी वजह से पुलिस वालों ने लू को पकड़ लिया होता है। फिर हम देखते हैं सीन दोबारा से प्रेजेंट में आ जाता है और ये अभी तक वॉशरूम में ही होती है, रो रही होती है। और मुझे अब वाकई में इस बेचारे पर बड़ा तरस आता है। पहले मैं समझ रही थी कि ये सिर्फ अपनी माँ की बीमारी की वजह से मिस्टर फैंग से दूर जा रही है, लेकिन जब मैंने पुलिस वाला सीन देखा कि एक लड़की जो जॉब के लिए ज़रूरतमंद होती है, नीडी होती है, उसके साथ सोसाइटी क्या करती है। अगले सीन में हम देखते हैं वहाँ आकर मिस लू को कहती है कि हमारी कंपनी वोबो कॉर्पोरेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली है, तो तुम जाओ इनके बॉस से जाकर बात करो, किसी तरह से इनको कन्विंस करो कि ये हमारे साथ काम करने पर मजबूर हो जाए। मिस लू तो इसका मुंह देखती रह जाती है। हुआन इसको कहती है कि लगता है तुम्हें सांप सूख गया है, इसीलिए तो तुम मिस्टर फैंग हमारी इतनी ज्यादा इंसल्ट करता रहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा लेजी हो। मैं तुम्हें एक इम्पोर्टेंट काम करने को कह रही हूँ और तुम चुपचाप मेरा मुंह देखती चली जा रही हो। चलो उठो अब जल्दी से जाकर अबो कॉर्पोरेशन के सीईओ के साथ बात करो जो बाहर ही खड़ा है। लू चले जाती है और यहाँ पर हुआन इसकी सीट पर बैठ जाती है और सोचने लगती है कि अच्छा मैंने तुम्हें फूल बनाया है कि जाके तुम होबो कॉर्पोरेशन के सीईओ के साथ बात करो। वो तो होबो कॉर्पोरेशन का सीईओ नहीं है, वो तो कोई क्रेजी बंदा है, वो तो कोई पागल बंदा है जो लोगों को गुस्से में मारने से भी गुरेज नहीं करता। अब वो तुम्हें भी सीधा करके देख देगा। और यहाँ पर हम देखते हैं मिस लू आकर इस आदमी से पूछती है कि क्या आप
और वो कॉर्पोरेशन के सीईओ हैं। पहले तो वो आदमी इसको इनकार करता है, इसको इसकी बात का जवाब नहीं देता, इग्नोर करता है। ये दोबारा से पूछती है तो ये आदमी चिढ़ सा जाता है और ये इसको पुश कर देता है। ये गिरने ही लगते हैं, तभी वहां पर मिस्टर चैन यी आ जाता है और इसको गिरने से रोकता है। और ये आदमी मिस्टर चैन यी को हाय सर बोलता है। लू ये देखकर मिस्टर चैन यी को कहती है कि क्या तुम इसके बॉस हो और हिबो कॉर्पोरेशन के सीईओ तुम ही हो। मिस्टर चैन यी के एक्सप्रेशन से लगता है कि हाँ, यही होबो कॉर्पोरेशन का सीईओ है। और यहाँ पर हम देखते हैं हुआन मिस्टर फैंग के साथ गाड़ी में बैठकर अपने डैड को मिलने के लिए जा रही होती है, क्योंकि इसके डैड ने इन दोनों को एक साथ डिनर पर इनवाइट किया होता है। हुआन मिस्टर फैंग के कान यहाँ पर मिस लू के खिलाफ बनना शुरू कर देती है। वो इसको कहती है कि मिस लू को ऑफिस से बाहर गए हुए कितनी देर हो गई है और ये अभी तक वापस नहीं आई। मिस्टर फैंग इसको कहता है कि क्यों, वो कहाँ पर गई है। वो इसको बताती है कि वो कह रही थी कि वो होबो कॉर्पोरेशन के साथ जो डील साइन करनी है वो मैं ही करूंगी। और मिस्टर फैंग, क्या आपको पता है कि होबो कॉर्पोरेशन का सीईओ कौन है? मिस्टर फैंग कहता है कि अभी मैं चेक कर लेता हूँ, देख लेता हूँ कि होबो कॉर्पोरेशन का सीईओ कौन है। वो चेक करता है तो इसको पता चलता है कि होबो कॉर्पोरेशन का सीईओ कोई और नहीं बल्कि चैन यी है। तो अच्छा, इसीलिए मिस लू इस प्रोजेक्ट में इतनी ज्यादा इंटरेस्टेड है। इसे तो मैं देखता हूँ, इसे तो अब मैं सीधा करता हूँ कि ये कैसे अपनी मनमानी कर सकती है। और इस बात पर हुआन इतना ज्यादा खुश होती है। वो यही तो चाहती थी कि मिस्टर फैंग बार बार मिस लू की किसी न किसी बात पर इंसल्ट करता रहे। फिर मिस्टर फैंग इसको बोलता है कि तुम गाड़ी से बाहर निकलो, मुझे जरूरी काम के लिए कहीं जाना है। वो इसे कहती है कि मैं क्यों बाहर निकलूं मिस्टर फैंग, क्या आपको नहीं पता आज हमने हमारे डैडी के यहाँ जाना है डिनर करने के लिए। उन्होंने इतने चाव से हम दोनों को एक साथ इन्वाइट किया है। मिस्टर फैंग इसे कहता है कि अभी तो तुम जाओ ना, बाहर गाड़ी से निकलो और खुद ही डिनर पर भी चले जाना, और मैं भी कोशिश करूंगा कि टाइम पर मैं वहां पर पहुंच जाऊं और तुम लोगों को ज्वाइन करूं। फिलहाल तो मुझे कहीं पर जाना है। और वो गाड़ी को स्टार्ट करवा कर वहां से चला जाता है। और यहाँ पर हुआन सोचती है कि मैंने खुद के लिए अच्छी मुसीबत क्रिएट कर ली। और यहाँ पर हम देखते हैं मिस लू चैन यी के साथ इसके ऑफिस में बैठी हुई होती है। इनके सामने एक बहुत ही डिसेंट सा, डैशिंग सा, सेंसिबल सा, हैंडसम सा बंदा बैठा हुआ होता है जो बड़ा सॉफ्ट स्पोकन होता है। जीन चिल्लू को बताता है कि ये मेरे डैड हैं। वो तो हैरान हो जाती है, कहती है कि क्या ये तुम्हारे डैड हैं? चैन यी कहता है कि हाँ, मेरे डैड हैं। मेरे माँ बाप की डेथ के बाद इन्होंने मुझे अडॉप्ट किया और इन्होंने अपने सगे बेटों से बढ़कर मेरे साथ प्यार किया। मेरे लिए यही मेरा सब कुछ है। इनका नाम मिस्टर जोजो होता है। मिस्टर जोजो मिस लू को बताते हैं कि मैंने तुम्हारे बारे में अपने बेटे से बहुत ही बातें सुनी है। ये तो हर वक्त तुम्हारी ही बातें करता रहता है और अब मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों जल्दी से शादी कर लो और मुझे एक प्यारा सा पोता दो। चैन यी भी मिस लू का हाथ बड़े प्यार से पकड़ लेता है और मिस लू मुस्कुराने लगती है। वो ये सब बातें अभी कर ही रहे होते हैं कि मिस्टर फैंग नॉक किए बिना ही अंदर आ जाता है। मिस्टर जोजो इसको देखकर कहता है कि आप कौन है और आपको अंदर आने से पहले दरवाजे को नॉक तो करना चाहिए था। चैन यी अपने डैड को बताता है कि ये मिस्टर फैंग है। मिस्टर फैंग अंदर आता है और मिस्टर जोजो से कहता है कि मैं आपसे बिजनेस डील के सिलसिले में बात करने के लिए आया हूँ। मिस्टर जोजो इसको कहता है, अच्छा तो आप इसलिए आए हैं? मुझे तो लगा था कि शायद आप इसलिए आए हैं कि आपको शायद ये लग रहा होगा कि कहीं आपकी एम्प्लॉय को हम लोग परेशान तो नहीं कर रहे, आप इसको रेस्क्यू करने आए हैं। जिस पर मिस्टर जोजो को कहता है कि नहीं, कि ये आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैं यहाँ पर इस जैसी नालायक एम्प्लॉय को रेस्क्यू करने के लिए नहीं आया। आप इसके साथ जो करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इस एम्प्लॉय के बारे में बताता चलूं कि ये तो एक अनकैपेबल और लेजी टाइप की एम्प्लॉय है जो कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाती है और इसमें स्किल ही नहीं है। ये कहते हुए वो लू को बहुत ही गुस्से से देख रहा होता है और लू भी इसको देखकर सोच रही है कि अब ये यहाँ पर भी शुरू हो जाएगा। मिस्टर चीन ये यहाँ जल्दी से बोल पड़ता है कि मिस्टर फैंग, मैं आपको मिस लू को यहाँ पर सरेंडर करने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं दूंगा। आप अपने ऑफिस में तो इसको ह्यूमिलेट करते रहते हैं, लेकिन ये ऑफिस मेरे डैड का है, इसलिए आप इसके बारे में ऐसी वैसी कोई भी गलत बात यहाँ पर नहीं करेंगे। और हमको पता है कि इसमें कितनी एबिलिटी है और ये क्या कर सकती है, ये हमें आपसे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिस्टर फैंग इसको कहता है कि तुम्हें बहुत ही जल्द इसका पता चल जाएगा। मिस्टर जोजो मिस्टर फैंग को देखते हुए चैन यी से कहता है कि तुम लू को लेकर यहाँ से जाओ, मैं मिस्टर फैंग के साथ बिजनेस के बारे में कुछ अकेले में बैठकर बात करना चाहता हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं हुआन के डैडी से कह रहे होते हैं कि तुम अकेली क्यों आ गई हो, तुम्हारे साथ मिस्टर फैंग क्यों नहीं आया? मैं तो तुम दोनों को इनवाइट किया था। जिस पर वो कहती है कि डैडी आप मुझ पर हाइपर ना हो, मैंने पूरी कोशिश की कि मैं इनको अपने साथ लेकर आऊँ, लेकिन मिस्टर फैंग के साथ हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है, इनको हमेशा कोई ना कोई काम याद आ जाता है जिसकी वजह से ये मुझे छोड़ देते हैं। और तभी वहाँ पर मिस्टर चैन यी मिस लू को लेकर आ जाता है। हुआन लू को देकर कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, तुम्हें किसी ने बोला है कि यहाँ पर आओ? लू का बाप इसको देकर कहता है कि तुम जैसी गंदी औलाद को मैं यहाँ पर देखना नहीं चाहता हूँ, दफा हो जाओ यहाँ से।
तुम्हें किसने यहाँ पर बुलाया है? लू भी कहते हैं कि मैं भी आपके जैसे बाप की शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ। इसका बाप इसकी इस बात पर गुस्सा होकर इसको थप्पड़ मारने लगता है। चैन ये इसके बाप का हाथ पकड़ लेता है और इतने में वहां पर मिस्टर फैंग भी आ जाता है। चैन ये कहता है कि मुझे नहीं पता कि इस रेस्टोरेंट में आप भी होंगी, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया, और वहां से वो लू को लेकर जाने लगता है। मिस्टर फैंग फट से लू का हाथ पकड़कर इसको रोककर कहता है कि अब तुम दोनों हम लोगों के साथ ही बैठकर खाना खाओगे और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये मेरा ऑर्डर है। फिर हम देखते हैं चैनी हुआ से कहता है कि देख लो तुम लू के लिए कितनी ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी करती रहती हो, इसे हर तरह से परेशान करने की कोशिश में लगी रहती हो। इसकी सिर्फ एक ही रीजन है कि तुम इससे जेलस होती हो। हुआन कहती है कि भला मैं इससे जेलस क्यों होंगी, मेरे पास तो वो सब कुछ है जो इसके पास नहीं है। जेलस तो ये मुझसे होती है, ये मेरी ब्यूटी से जेलस होती है, मेरी लक्स से जेलस होती है, मेरी इंटेलिजेंस से जेलस होती है। मिस्टर चेन ये कहता है नहीं, ये तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग है कि तुम इससे बेटर हो, तुम इससे बेहतर नहीं हो, और मैं तुम्हें इस चीज का ताजा प्रूफ देता हूँ। आज इसे हुबो कॉर्पोरेशन का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। ये सुनकर तो हुआन के होश ही उड़ जाते हैं। वो तो अपनी चेयर से उठ खड़ी होती है और कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, ये कॉन्ट्रैक्ट तो मैंने लेना था, इसे कैसे मिल सकता है। शैन ये कहता है कि जाकर अपना मेकअप साफ करो बहन, ये कॉन्ट्रैक्ट इसको मिल चुका है क्योंकि जिसने इसे कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो मेरे डैड हैं। ये बात सुनकर तो हुआन की हवाएं उड़ जाती हैं। वो वॉशरूम जाती है और मिरर के सामने खड़ी होकर सोचने लगती है कि ये लू की बच्ची कितनी लकी है। पहले मिस्टर फैंग और अब मिस्टर चेन दोनों ही सुपर रिच बंदे और दोनों ही इसके पीछे पीछे पागल है, और आज तो कॉन्ट्रैक्ट भी इसने साइन कर लिया है। वो मुझसे पहले ही हर जगह पर हो जाती है और जो काम करना चाहती हूँ ये कर लेती है और अपने नंबर बना लेती है। मैं भी इसे नहीं छोड़ूंगी। वो वॉशरूम से बाहर आती है और एक वेटर लेडी से टकरा जाती है। ये से कहती है कि तुम्हारी आंखें नहीं है क्या तुम देखकर नहीं चल सकती हो? अभी तुम केक मेरे कपड़ों पर फेंक कर मेरे सारे कपड़ों को खराब करने ही वाली थी। और फिर वो देखती है ये तो पीनट केक होता है और पीनट से तो लोगों को एलर्जी होती है और ये एक डेंजरस से प्लानिंग कर लेती है। और इधर हम देखते हैं मिस्टर फैंग और मिस्टर जोजो अपनी बिजनेस डील को डिस्कस कर रहे होते हैं। मिस्टर जोजो सबके सामने अनाउंस कर देता है कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को मिस लू को दे रहा हूँ। लू तो खुशी हो जाती है, चैन ये भी बहुत ही ज्यादा खुश होता है। मिस्टर फैंग का तो मूड अभी भी ऑफ ही होता है। मिस्टर जोजो मजीद ये कहता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैं मिस लू को सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन पर दे रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बेटे के प्रपोजल को लास्ट में कंसीडर करो। ये तुमसे शादी करना चाहता है और मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों शादी कर लो, क्योंकि मुझे अंदाजा हो चुका है कि ये तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है, क्योंकि आज तक इसने जिंदगी में मुझे कभी भी किसी लड़की से नहीं मिलवाया और तुम पहली लड़की हो जो इसके साथ मेरे सामने आई है। मिस्टर फैंग का दिल इन बातों पर बहुत ही ज्यादा दुखी हो रहा होता है। मिस लू कहती है कि ठीक है, मैं लाजमी सोचूंगी इसके बारे में, और इसके हाँ कहने पर मिस्टर फैंग की आंखों में फिर से गुस्सा और आंसू आ जाते हैं। फिर ये सब खाना शुरू कर देते हैं और कोई वेटर मिस लू के पास आकर पीनट केक लाकर रख देती है। ये केक खाती है। चैन ये इसके पास ही बैठा होता है। वो इसे एक फाइल देता है जो इन दोनों के प्रोजेक्ट की होती है। ये फाइल को पढ़ती है तो चैन ये से कहती है कि तुम मुझे कुछ पॉइंट्स हैं इनको क्लियर करो। चैन ये कहता है कि ठहरो, मैं चेयर को तुम्हारे करीब लेकर आता हूँ और फिर हम दोनों डिस्कस करते हैं। और फिर जैसे ही वो उठने लगता है मिस्टर फैंग जल्दी से अपनी सीट से उठकर मिस लू के पास पहुंच जाता है और फाइल जबरदस्ती इसके हाथ से पकड़कर कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ जो तुम्हें क्लियर नहीं हो पा रहा, मैं तुम्हें गाइड कर देता हूँ। मिस्टर चैन ये को मिस्टर फैंग की ये हरकत बिल्कुल भी ठीक नहीं लगती, लेकिन वो एंड्योर कर लेता है और मिस लू भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करती है। फिर वो इसको बताने लगता है और कहता है कि तुम्हें गाइड करने का कोई फायदा नहीं होगा, तुम्हें इस प्रोजेक्ट की बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी क्योंकि ये तुम्हारी कैपेबिलिटी के बियॉन्ड है, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम सिर्फ वही करो जो तुम कर सकती हो। और इसे फिर से ह्यूमिलेट करने लगता है। मिस्टर चैन ये मिस्टर फैंग के साथ आर्ग्यू करने लगता है कि तुम क्या हर वक्त इसके पीछे ही पड़े रहते हो, इसके हर काम में कीड़े निकालते रहते हो, अगर इसे किसी चीज की क्लैरिटी नहीं भी है तो ये मुझसे पूछ लेगी, मैं इसको गाइड कर लूंगा। मिस्टर फैंग इसको कहता है कि तुम मेरे मैटर में बार बार इंटरफेयर क्यों करते हो। ये दोनों भी बहस कर ही रहे होते हैं कि यहाँ पर मिस लू की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। मिस्टर फैंग देखता है कि इसको तो एलर्जी हो रही है क्योंकि ये इसका बॉयफ्रेंड जो था, तो इसे तो सब पता होता है कि इसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम है, इसको किस चीज से क्या इफेक्ट हो सकता है क्या नहीं हो सकता, तो इससे अभी भी आसानी से पता चल जाता है कि इसको एलर्जी हो रही है। वो टेबल पर से केक उठाकर जल्दी से स्मेल करता है और कहता है ये तो पीनट केक है और इस केक से तो मिस लू को एलर्जी होती है, ये यहाँ पर किसने रखा है। चैन ये आगे बढ़कर मिस लू को सहारा देने ही लगता है, लेकिन इससे पहले ही मिस्टर फैंग मिस लू को उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। और यहाँ पर हुआन ये सब देखकर पहले तो खुश हो रही होती है कि अच्छा है मिस लू को इस एलर्जी से अटैक होगा और शायद ये मर ही जाए, लेकिन अब मिस्टर फैंग को मिस लू को लेकर जाता हुआ देखकर आग बगोला हो जाती है। इस बेचारी के तो सारे मंसूबे ही उल्टे पड़ते हैं मेरी तरह। यहाँ पर हॉस्पिटल में मिस लू बेड पर लेटी हुई होती है, इसे ड्रिप लगी हुई होती है और मिस्टर फैंग बेड पर ही सो रहा होता है। मिस लू की आँख खुलती है, वो मिस्टर फैंग को बड़े प्यार से देखती है, वो इसके फेस को टच करने लगती है लेकिन रुक जाती है और फिर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। और फिर मिस्टर फैंग भी उठ जाता है और मिस लू को देखने लगता है
इसे भी इस पर बहुत ही प्यार आ रहा होता है और इसे रिग्रेट भी हो रहा होता है कि मैंने इसके साथ कुछ ज्यादा ही रूडली बिहेव किया है। यह हवान हॉस्पिटल में आती है। चैन ये भी यहाँ फ्लावर का बुके उठाए हुए आ रहा होता है। वो इसे रोक कर कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो, मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। वो कहती है कि पीछे हो तो तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले। चैन ये इसे कहता है मुझे पता है तुम यहाँ पर क्यों आई हो, ताकि तुम लू को किसी और तरीके से हार्म कर सको, उसको नुकसान पहुंचा सको। वो कहती है ये क्या बकवास कर रहे हो तुम, मैं ऐसे क्यों नुकसान पहुंचाऊंगी, लगता है लू की तरह तुम्हारा दिमाग भी काम नहीं करता। वो इससे कहता है कि ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जान चुका हूँ कि तुमने ही वो पीनट केक इसके सामने रखवाया था। मेरी उस वेटर से बात हुई है, उसने मुझे खुद बताया है कि उसने तुम्हारे ही कहने पर पीनट केक को मिस लू के सामने ला कर रखा था, और तुम जानती भी थी कि पीनट केक से लू को एलर्जी है, फिर भी तुमने ऐसा किया। इसका तो साफ साफ यही मतलब बनता है ना कि तुम इसे नुकसान पहुंचाना चाहती हो। और फिर ये इसका गला दबाते हुए इसे अच्छी तरीके से थ्रेट करता है और ये कहता है कि अगर अब दोबारा तुमने ऐसा कभी करने की कोशिश की तो तुम्हारा मैं वो हाल करूंगा कि तुम हमेशा के लिए याद रखोगी। इतने में मिस्टर फैंग भी बाहर आ जाता है। वो इन दोनों को देखकर कहता है कि क्या मामला चल रहा है। असल में जब मिस्टर फैंग बाहर आता है तो ये एकदम से इसको छोड़ देता है, इसका गला दबाना छोड़ देता है और ये दोनों थोड़े से सेटल हो जाते हैं। तो मिस्टर फैंग को लगता है कि ये कोई कैजुअल सी बात कर रहे होंगे। वो इनसे पूछता है कि क्या मामला चल रहा है। हुआन कहती है कि कुछ नहीं, हम दोनों बिजनेस के बारे में, बिजनेस डील के बारे में बात कर रहे हैं। मिस्टर फैंग इस वक्त ऑलरेडी अपसेट सा होता है और ये बहस के मूड में बिल्कुल भी नहीं होता, इसलिए कहता है बिजनेस डील को इस तरीके से तो डिस्कस नहीं किया जाता जिस तरह से तुम लोग कर रहे थे। एनीवेज मैं थका हुआ हूँ, मैं घर जा रहा हूँ। और वो वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं मिस्टर चेन ये एप्पल काट कर मिस यू को खिला रहा होता है। वो इसका बहुत ही ज्यादा ख्याल रखता है। मिस लू लैपटॉप पर काम कर रही होती है। मिस्टर चेन ये इसे कहता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें चाहिए कि तुम आराम करो, रेस्ट करो, काम तुम बाद में कर लेना। वो कहती है कि नहीं, मुझे पहले काम करना है, कल सुबह मेरी दोबारा से प्रेजेंटेशन है और मैं नहीं चाहती कि इस बार फिर से मिस्टर फैंग को मेरी प्रेजेंटेशन में कोई फॉल्ट नजर आए और वो फिर से मुझसे गुस्सा हो जाए और सबके सामने मुझे ह्यूमिलेट करे। मिस्टर चैन ये कहता है कि ठीक है तुम काम कर लेना, अभी तो तुम रेस्ट करो और बाद में काम कर लेना। और इसे आराम करने के लिए वो लेटा देता है। बाद में लाइट्स को ऑफ करके वो वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद कोई हॉस्पिटल में लू के रूम में आता है। हमें इसका फेस तो नहीं दिखाया जाता, लेकिन जूतों को देखकर हमें पता चल ही जाता है कि ये हो ना हो हुआन ही होगी। वो इसके प्रोजेक्ट की यूएसबी को उठा लेती है और फिर हम देखते हैं नेक्स्ट डे प्रेजेंटेशन के टाइम लू ऑफिस में होती है और सारा डिपार्टमेंट मीटिंग के लिए बैठा हुआ होता है। मिस लू कहती है कि मैं आपको अपनी प्रेजेंटेशन डिस्प्ले करती हूँ। वो यूएसबी लगाती है लेकिन कुछ भी शो नहीं होता। वो दूसरे बटन पर लगाती है लेकिन फिर से ब्लैक स्क्रीन ही रहती है। हुआन ने इसके यूएसबी को बदल दिया होता है और ये बहुत खुश हो रही होती है। मिस लू अब अच्छी खासी घबरा जाती है कि ये क्या हो रहा है, मैंने तो खुद यूएसबी में प्रोजेक्ट ट्रांसफर किया था। मिस्टर फैंग भी इसको अटेंटिवली देख रहा होता है। मिस लू खुद को, अपने माइंड को सबसे पहले रिलैक्स करती है और कहती है कि पता नहीं मेरी यूएसबी के साथ क्या प्रॉब्लम होगी है, बट जो भी है मैं आपको सारे प्रोजेक्ट की एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ। और फिर वो एक एक पॉइंट बोल कर एक्सप्लेन करती है और इसकी प्रेपरेशन इतनी अच्छी होती है कि इस बार मिस्टर फैंग इस पर गुस्सा करने के बजाय खुश दिखाई देता है और दिल ही दिल में इसके काम को अप्रिशिएट भी करता है, एडमायर भी करता है। बाकी का स्टाफ भी इसके काम से बहुत ही ज्यादा इंप्रेस होता है और मिस हुआन बेचारी फिर से परेशान हो जाती है। इतने में मिस्टर फैंग को किसी की कॉल आती है। ये कॉल सुनने के लिए वहां से चला जाता है और हुआन फाइल पर गुस्सा निकाल देती है। वो अपनी फाइल को उठाकर दूर फेंकती है। अगले सीन में हम देखते हैं मिस्टर चैंग ये मिस्टर फैंग की बातें सुन लेता है जो वो किसी से फोन पर कर रहा होता है। असल में मिस्टर फैंग भी इन्वेस्टिगेट करवा रहा होता है कि मिस लू को उस दिन केक किसने खिलाया था और अभी कोई इसको कॉल पर बताता है कि जिसने भी ये काम किया था उसका पता चल गया है, हमें कैमरा रिकॉर्डिंग मिल गई है। मिस्टर फैंग कहता है कि जल्दी से मेरे ऑफिस में आओ और मुझे दिखाओ, मैं देखना चाहता हूँ कि किसने ये काम किया था। और ये सारी बातें चैन ही सुन लेता है। वो सोचता है कि अगर मिस्टर फैंग को पता चल गया कि ये सारा काम हुआन ने ही करवाया है तो इससे अच्छी बात कोई और हो ही नहीं सकती और फिर वो खुद ही मिस हुआन के साथ डील कर लेगा। लेकिन ये ऐसा क्यों कर रहा है, इसे तो मिस हू से नफरत है। ये तो इसे बात बात पर ह्यूमिलेट करता है, डाउन फील करवाता है और दूसरी तरफ इसे लू की इतनी फिक्र भी हो रही है। फिर ये वहां से जाने लगता है। एक आदमी हाथ में एक यूएसबी पकड़े आ रहा होता है। वो मिस्टर चैनी से टकरा जाता है और मिस्टर चैनी का पाँव इसके यूएसबी पर आ जाता है। वो आदमी कहता है कि ये यूएसबी मिस्टर फैंग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
अब अगर ये काम ना करेगी तो वो मुझ पर गुस्सा होंगे। मिस्टर चैन ये कहता है कि डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैं मिस्टर फैंग को खुद जाकर एक्सप्लेन कर दूंगा कि इसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है, इसमें मेरी ही गलती है। फिर वो मिस्टर फैंग के सामने होते हैं। मिस्टर फैंग देखता है कि कैमरे ने जो उस दिन होटल की वीडियो रिकॉर्ड की थी उसमें टेबल पर जो केक रखा हुआ था वो चैन ही ने मिस लू की तरफ किया था कि उससे खा ले। मिस्टर फैंग कहता है कि अच्छा तो ये तुम हो जिसने मिस लू को वो केक खिलाया था। मिस्टर चैन ये भी जल्दी से सामने आकर वीडियो को देखने लगता है। मिस्टर फैंग तो इसको पकड़ लेता है और कहता है कि ये तुम ही तो हो जो इससे जान से मारना चाहते हो। तभी वहां पर मिस लू आ जाती है। मिस लू को आता देखकर मिस्टर फैंग मिस्टर चैन ये को छोड़ देता है। मिस लू मिस्टर फैंग को कहती है कि ये क्या कर रहे हो, पहले तो तुम सिर्फ मुझे बुली किया करते थे, मुझे परेशान किया करते थे, अब तो मिस्टर चैनी को भी परेशान करने लगे हो। मिस्टर चैनी इसे बताता है कि मिस्टर फैंग को लगता है कि उस दिन मैंने जानबूझकर तुम्हें वो केक खिलाया था ताकि तुम मर जाओ। वो कहती है मिस्टर फैंग आपको जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मिस्टर चैनी कभी भी ऐसा नहीं कर सकते, मुझे अपने आप से ज्यादा मिस्टर चैनी पर यकीन है। मिस्टर चैनी को तो पता ही नहीं था कि मुझे पीनट केक से एलर्जी है, और वैसे भी वो केक वहां पर ऑलरेडी पड़ा हुआ था, किसी ने रखा हुआ था। मिस्टर चैनी ने तो वो केक सिर्फ और सिर्फ मुझे पास किया था। मिस्टर फैंग कहता है कि तुम्हें इस पर ज्यादा यकीन है और मेरी बात पर यकीन नहीं है क्योंकि ये तुम्हें मुझसे ज्यादा खुश रखता है, या फिर इसके डैड को तुम पसंद आ गई हो और वो तुम दोनों की शादी करवाना चाहता है, तो इस वजह से तुम इसी की साइड ले रही हो। ये इन दोनों को टीज कर ही रहा होता है। तभी मिस्टर चैन को किसी की कॉल आ जाती है और मिस लू मिस्टर चैन की तरफ देखने लगती है और मिस्टर फैंग गुस्से से मिस लू को देख रहा होता है और फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। और फिर हम देखते हैं मिस लू को इसकी मदर का डॉक्टर बताता है कि आपके माँ की ट्रीटमेंट के लिए हमें एक ड्रग की जरूरत है एज ए मेडिसिन, लेकिन वो इस वक्त कहीं भी अवेलेबल नहीं है। मिस लू कहती है कि कौन सी ड्रग है, आप मुझे नाम बताएं, मैं अरेंज करने की कोशिश करती हूँ। डॉक्टर कहता है कि आप उस मेडिसिन को अरेंज कभी नहीं कर सकती क्योंकि ये फिलहाल मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। मिस लू ये सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि मेरी माँ का इलाज फिर किस तरह से होगा। मिस्टर चैन ये इसे पीछे से आकर बताता है कि मैंने ये मेडिसिन बाय कर ली है। वो तो हैरान हो जाती है, वो कहती है कि तुमने ये मेडिसिन कैसे बाय की, डॉक्टर ने तो अभी अभी मुझको बताया है कि ये मेडिसिन कहीं भी अवेलेबल नहीं है। वो कहता है ये मेडिसिन मैंने डार्क मार्केट से बाय की है। मिस लू इतनी खुश हो जाती है कि फौरन इसको हक कर लेती है और यहाँ पर मिस्टर फैंग भी वहीं पर खड़ा होता है इनके अपार्टमेंट के नीचे। वो ये देखकर सैड हो जाता है। मिस लू इसे कहती है कि थैंक यू सो मच, तुमने मुझे हेल्प आउट किया, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। बस तुम मुझे प्राइस बता दो जो तुमने पे की है मेरी माँ की मेडिसिन के लिए, जितनी जल्दी होगा मैं तुम्हें ये पैसे लौटा दूंगी। जिस पर मिस्टर चैनी कहता है कि तुम्हें मुझे पैसे लौटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम में और मुझ में कोई डिफरेंस नहीं है, जो पैसा मेरा है वो पैसा तुम्हारा है, तुम्हारे दुख सुख मेरी प्रॉब्लम्स हैं और अब दोबारा कभी ऐसी बात ना करना। लेकिन वो कहती है कि नहीं, मैं बहुत ही एगोइस्टिक हूँ, मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ कि मैं किसी दूसरे के पैसों से अपनी माँ का ट्रीटमेंट करवाऊँ, और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुमसे नाराज ना हूँ तो प्लीज मुझे प्राइस बता दो। और साथ ही इसको चक्कर आने लगता है। वो इसे पकड़ता है और कहता है कि तुम बस अपना ख्याल रखो, मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। फिर वो कहता है मुझे लग रहा है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और सुबह होने में थोड़ा सा टाइम रह गया है, इसलिए मैं आज यहीं पर रुकूंगा, मैं घर नहीं जाऊंगा। वो इसे इनकार भी नहीं कर पाती क्योंकि मिस्टर चैन ये वाकई में इसके लिए बहुत कुछ कर रहा होता है। और ये दोनों रूम में चले जाते हैं और यहाँ पर मिस्टर फैंग का बुरा हाल होता है, इसके हाथ से कोट गिर जाता है और ये अपने आप से बात करते हुए कहता है कि मैं क्यों तुम्हें नहीं भूल पा रहा। और यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं सुबह के टाइम ये दोनों ऑफिस जाने के लिए बाहर आते हैं। मिस्टर फैंग को सामने देखकर ये दोनों चौंक से जाते हैं। मिस लू इसको कहती है कि तुम यहाँ पर इतनी सुबह सुबह क्या कर रहे हो, क्या तुम सारी रात यहीं पर थे? मिस्टर फैंग कहता है कि हाँ मैं यहीं पर था, मैं यहाँ पर खड़े होकर अपना दिल जला रहा था और अभी हवान यहाँ आ जाएगी मुझे लेने के लिए, तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई तो है जिससे मेरा भी ख्याल है और हवान को मेरा बड़ा ख्याल है। हवान वहां पर आ जाती है और वो तो आते साथ ही कहना शुरू कर देती है कि हम कुछ दिन तक शादी करने वाले हैं, तो मिस लू तुम लाजमी आना। मिस लू को फिर से हल्का सा चक्कर आ जाता है। मिस्टर चैन ये फिर से इसे सहारा देता है और हवान से कहता है कि डोंट वरी, हम दोनों तुम्हारी शादी को सेलिब्रेट करने के लिए लाजमी आएंगे। और ये कहकर वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हवान मिस्टर फैंग को कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मुझे तुम्हारी फिक्र होती है, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई तुम्हारे बारे में कुछ भी गलत बोले या तुम्हें इग्नोर करे या तुम्हारे साथ बुरे तरीके से पेश आए। मैं जानती हूँ कि मिस लू ने तुम्हें चीट किया है और वो अभी भी तुम्हारे साथ वो बैडली रूडली बिहेव करती है, तो क्यों तुम इसका पीछा नहीं छोड़ते हो? तुम क्यों सारी रात इसके घर के बाहर थे? तुम्हें पता तो है कि इन दोनों का अफेयर है, तो क्यों इन दोनों को देख देख कर अपना दिल जलाते हो? मिस्टर फैंग कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं सारी रात वहां पर था, क्या तुम मेरा पीछा कर रही हो? वो इसके साथ रूड होने लगता है। वो कहता है कि तुम होती कौन हो मेरा पीछा करने वाली, मुझे चेज करने वाली?
हुआन भी डर जाती है। इतने में मिस लू वहां आ जाती है। इसको आता देखकर मिस्टर फैंग जल्दी से मिस हुआन को हक कर लेता है और इसके साथ मीठी मीठी सी बातें करने लगता है, जैसे कि हुआन हम बहुत जल्द शादी कर लेंगे, अब मैं तुमसे ज्यादा देर तक दूर नहीं रह सकता। और मिस हुआन तो खुश हो जाती है इसकी बातें सुनकर और मिस लू के हाथ से फाइल गिर जाती है। मिस्टर फैंग इसकी तरफ गुस्से से देखता है। वो इसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुमने हमें डिस्टर्ब कर दिया। वो कहती है कि मुझे इस फाइल पर आपके साइन चाहिए। वो कहता है कि बाद में आना, अभी हम दोनों बिजी हैं। वो फाइल उठाकर कहती है कि आपके साइन ज्यादा जरूरी है, ये काम बाद में आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। मिस्टर फैंग इसे कहता है कि ठीक है मैं साइन कर देता हूँ, लेकिन इसके बदले में मुझे भी तुमसे कुछ चाहिए होगा। आज हम सब स्कूल फेलोज की गैदरिंग है, रियूनियन है काफी सालों के बाद, तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर तुम भी हमारे साथ चलो और ये मेरा ऑर्डर भी है। वो पहले तो जाने से इनकार कर देती है, लेकिन फिर मिस्टर फैंग इसको बहुत ही स्ट्रिक्टली कहता है कि तुम्हें हमारे साथ जाना ही पड़ेगा, जिस पर वो मान जाती है। फिर हम देखते हैं वो ऑफिस से बाहर आकर रोती है और खुद से बात करते हुए कहती है कि मुझे क्यों दुख हो रहा है इन दोनों को एक साथ हक करता देखकर, शादी की प्लानिंग करता देखकर। हालांकि ये डिसीजन मेरा ही था कि मैं मिस्टर फैंग से दूर हो जाऊं, तो अब मुझे दुख क्यों हो रहा है। मुझे तो आज रात पार्टी के लिए तैयार होना है, खुश रहना है, बहुत रो लिया मैंने, अब और नहीं। और ये कहकर वो अपने आंसू साफ कर लेती है। फिर हम देखते हैं सारे स्कूल फ्रेंड्स जमा होते हैं, हुआन भी वहां आ जाती है और वो अपना इंट्रो देती है कि मैं मिस्टर फैंग की फियांसे हूँ। सब फ्रेंड्स कहते हैं कि हमें याद है तुम्हारे स्कूल फ्रेंड ने तुम्हें स्कूल में ट्रीट किया था, अच्छा किया तुमने उसको छोड़ दिया। फिर इनको कुछ आवाज आती है, डिस्टर्बिंग सी आवाज, थोड़ा सा शोर आता है इनको। फिर इनको कुछ आवाज सुनाई देती है, थोड़ा सा शोर सुनाई देता है। ये सारे भाग कर बाहर आते हैं। मिस लू पर वेटर ने पानी गिरा दिया होता है। ये बहुत ही प्यारी लग रही होती है। इसका रेड ड्रेस खराब हो चुका होता है। वेटर इसको सॉरी बोलती है और कहती है कि मैम आपका ड्रेस बहुत ही ज्यादा खराब हो गया है, मैं आपको अपने कपड़े दे देती हूँ, आप अपना ड्रेस चेंज कर लें। मिस्टर फैंग और मिस हुआन भी वहां पर खड़े ये सब देख रहे होते हैं। सबसे पहले तो मिस लू इस वेटर को कहती है कि इट्स ओके, कोई बात नहीं है, तुम बार बार सॉरी ना बोलो, और हाँ तुम अपने कपड़े अपने पास ही रखो, मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। फिर वो अपनी शर्ट का बॉटम फाड़ देती है। असल में इसे पता चल गया होता है कि इस वेटर ने जानबूझकर हुआन के कहने पर ही ये सब कुछ किया होता है। हुआन इसे कहती है कि मुझे तुम पर तरस आता है, तुम्हारे साथ मुझे सिंपैथी फील होती है, तुम कितनी अनलकी हो, रिच बनने के लिए तुमने, रिच दिखने के लिए तुमने इतने ज्यादा पापड़ बेले हैं, खुद को इतना अच्छा सजा बजा कर तुम यहाँ पर लेकर आई थी, लेकिन फिर से तुम अपने औकात पर वापस आ ही जाती हो। मिस लू भी इसे मुंह तोड़ जवाब देती है। ये कहती है अमीर और अमीरी तुम्हारी प्रेफरेंसेस होंगी, मेरी नहीं है। और फिर हम देखते हैं एक लड़का मिस लू को हक करता है, इसको हरेस करने लगता है। ये इसे लाते मार मार के सबके सामने लाकर गिरा देती है। ये लड़का इसे कहता है ओ सॉरी, मैंने तो तुम्हें रिकॉग्नाइज ही नहीं किया कि तुम तो हमारी क्लास वाले हो, तुम्हें किसने बोला था कि तुम इतना सेक्सी सा नंगी टांगों वाला शर्ट पहनो, तुम हुआन की तरह डिसेंट सा लिबास भी तो पहन सकती थी, इसलिए मुझे गलतफहमी हो गई और मैंने समझा कि ये पता नहीं कौन है, इसीलिए मैंने तुम्हें टच भी किया। फिर मिस्टर फैंग इससे पूछता है कि तुमने सेल्फ डिफेंस स्किल कब सीखा। वो कहती है मैंने ये बहुत ही पहले सीखा है। और यहाँ पर हम फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर मिस्टर चैन ये लू को आकर देखता है कि इसका बैग गिरा हुआ होता है। वो इसकी हेल्प करते हुए कहता है कि तुम ऐसे बारिश के मौसम में भी घर पर रहकर आराम नहीं कर सकती, ऐसे मौसम में बाहर क्यों निकली हो, घर जाओ। वो कहती है कि नहीं मुझे काम करना है, मुझे मेरी माँ के इलाज के लिए बहुत सा पैसा बनाना है। वो कहता है कि तुम्हें जितना भी पैसा चाहिए होगा मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। वो कहती है मुझे तुमसे पैसे मजीद नहीं चाहिए, पहले ही तुम्हारा बहुत ज्यादा एहसान है मुझ पर। फिर मिस्टर चैनी से कहता है कि तुम्हें घर जाना चाहिए, यहाँ पर गुंडे भी हो सकते हैं। वो कहती है कि आने दो, जिस गुंडे को भी आना है मैं हर एक गुंडे को खुद ही सीधा कर लूंगी। और सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है। हुआन कहती है चलो ट्रूथ और डेयर गेम खेलते हैं। वो बॉटल को घुमाती है जिससे बॉटल सीधा जाकर मिस लू के सामने ही रुकती है। हुआन कहती है कि चलो तुम्हारी बारी है, तुम ये बताओ कि तुमने सबसे पहले सेक्स किसके साथ किया था। वो कहती है मुझे इस सवाल का जवाब नहीं पता और ना ही मैं देना चाहती हूँ। मिस्टर फैंग इसकी तरफ देख रहा होता है। वो लड़का बॉटल को घुमाता है, बॉटल फिर से इसकी तरफ रुकती है। वो लड़का अब की बारिश से पूछता है कि बताओ मुझे आज तक तुमने कितने आदमियों के साथ सेक्स किया है। वो मुस्कुराकर कहती है कि बहुत से आदमियों के साथ मैंने सेक्स किया है, मुझे तो अब याद भी नहीं है कि कितनों के साथ मैंने किया है। मिस्टर फैंग को इसकी एक एक बात पर, इसके एक जवाब पर बड़ा गुस्सा आ रहा होता है। फिर हुआन कहती है कि अब तुम में से कोई भी लड़का अपनी पसंद की लड़की को प्रपोज कर सकता है। मिस्टर फैंग जल्दी से उठता है और हुआन को प्रपोज करने लगता है। मिस लू से ये सब बर्दाश्त नहीं होता और वो कॉल का बहाना बनाते हुए वहां से चले जाती है। और मिस्टर फैंग भी इसके पीछे पीछे आ जाता है और कहता है क्यों, क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड की कॉल है, बहुत याद आ रही है ना तुम्हें उसकी, और तुम ये क्या कह रही थी कि तुम बहुत से मर्दों के साथ सो चुकी हो, तो जब तुम इतने ज्यादा मर्दों के साथ पहले ही सो चुकी हो तो मेरे साथ सोते हुए क्या तुम्हें
तकलीफ होती है और वो इसको हग करने लगता है और ये इसको पीछे हटाने लगती है और कहती है कि मैं सबके साथ इंटीमेट हो सकती हूँ लेकिन तुम्हारे साथ कभी भी नहीं, तुम मुझसे दूर ही रहो। तभी वहाँ पर हुआन भी आ जाती है और इसे देखकर मिस्टर फैंग वहाँ से चला जाता है और हुआन लू को कहती है कि मैं तुम्हारी सारी होशियारियाँ, सारी चालाकियाँ समझती हूँ। वो इससे कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं भी तुम्हारी बहुत सी होशियारियों को समझ चुकी हूँ और जिस दिन मैंने तुम्हें एक्सपोज किया तो तुम तो गई। फिर हम देखते हैं हुआन मिस लू को कहती है कि अब तुम्हें डेयर करना होगा, इस दरवाजे से जो भी पहला इंसान अंदर आएगा तुम्हें इसको किस करना होगा। और यहाँ पर हम देखते हैं एक मोटा ताज़ा सा आदमी जिसने मास्क पहना होता है, शायद हेलमेट पहना होता है, वो अंदर आने लगता है। मिस लू तो इसे देखकर घबरा सी जाती है कि मुझे इसको किस करना होगी। तभी मिस्टर फैंग आ जाता है और इस आदमी को पीछे करते हुए फौरन खुद अंदर आ जाता है और आकर मिस लू को किस करने लगता है। लू भी इसका साथ देती है और दोनों काफी देर तक एक दूसरे को किस करते रहते हैं और यहाँ पर बेचारी हुआन फिर से बाजी हार जाती है। और इधर हम देखते हैं कोई मिस्टर चैन यी को इन दोनों की ये वीडियो बनाकर सेंड कर देता है। मिस्टर चैन यी भागता हुआ आता है और मिस लू को पकड़कर वहां से ले जाता है और मिस्टर फैंग बुत बना खड़ा देखता रह जाता है कि ये मेरी लू को कैसे मुझसे दूर लेकर जा रहा है। इतने अरसे बाद तो इसने मुझे किस करने दिया था और इसने आकर सारा काम ही खराब कर दिया। और यहाँ पर हम देखते हैं मिस्टर चैन यी लू को कहता है कि ये तुम क्या कर रही थी। वो कहती है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक गेम थी। चैन यी इसे कहता है कि अगर मेरे डैड ने ये वीडियो देख ली या ये वीडियो किसी ने उन तक पहुंचा दी तो उनको कितना ज्यादा हर्ट होगा, क्या तुम इस चीज को समझ सकती हो, उन पर क्या बीतेगी। वो तो यही सोच रहे हैं कि तुम्हारी और मेरी शादी होने वाली है और तुम भी आज मुझे क्लियर बता ही दो कि क्या तुम मुझसे वाकई में शादी करोगी या नहीं करोगी, क्योंकि तुमने मेरी डैडी से तो वादा किया था कि तुम मुझसे शादी करोगी। तो ये सब देखने के बाद मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि पता नहीं तुम मुझसे शादी करती भी हो कि नहीं करती। जिस पर लुइस को कहती है जैसे कि मैंने तुम्हारे डैडी से प्रॉमिस किया था तो मैं अपना वादा निभाना जानती हूँ, मैं तुमसे लाजमी ही शादी करूंगी। इस बात पर खुश होकर चैनी इसे हग कर लेता है और मिस्टर फैंग जो लू के पीछे पीछे बाहर आ गया होता है इन दोनों को हग करता देखकर बहुत उदास फील करता है। अगले सीन में हम देखते हैं नेक्स्ट डे मिस लू ऑफिस में बैठी हुई काम कर रही होती है। इसे मिस्टर चैन यी की कॉल आती है। वो इसे कहता है आज मैं और तुम एक साथ लंच करते हैं। वो भी हैप्पीली हाँ कह देती है। मिस्टर फैंग भी ये सुन लेता है। वो और मिस हुआन इसके पास आ जाते हैं। मिस्टर फैंग इसे कहता है कि तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी तुम हम दोनों के साथ ब्राइडल शॉप पर जाओगी। मैं और हुआन शादी कर रहे हैं तो इसने अपने लिए ड्रेस लेना है जिसमें तुम इसको हेल्प आउट करोगी। ये कहती है मैं नहीं जा सकती, मुझे ऑफिस में काम है और ऑफिस में काम करने के बाद मुझे किसी और जगह पर जाना है। हुआन कहती है जाना तो तुम्हें पड़ेगा क्योंकि तुम ब्राइड की सिस्टर हो और इसलिए तुम्हें तो जाना ही पड़ेगा। मिस्टर फैंग भी इसको कहता है कि अगर तुम नहीं जाओगी तो तुम्हें सैलरी नहीं मिलेगी। और फिर ये तीनों ब्राइडल शॉप पर आ जाते हैं। यहाँ पर आकर मिस हुआन ड्रेस को चूज कर रही होती है। वो मिस्टर फैंग से पूछती है कि आप भी मुझे हेल्प आउट करो सिलेक्शन करने में, मुझे बताओ कि कौन सा ड्रेस अच्छा है, मैं कौन सा ड्रेस बाय करूं। मिस्टर फैंग इसे कहता है कि ये काम तुम्हारा है, तुम खुद ही चूज कर सकती हो। और वो वहां से उठ जाता है। वो देखता है कि मिस लू एक ड्रेस की तरफ देखे जा रही होती है और यहाँ पर हमें फिर से एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर लू एक ब्राइडल ड्रेस को देख रही होती है और बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड भी हो रही होती है। मिस्टर फू इसे कहता है कि क्या तुम्हें ये ड्रेस अच्छा लगा, तो ठीक है जब हमारी शादी होगी तो मैं तुम्हें भी एक प्यारा सा ड्रेस बाय करके दूंगा। सीन दोबारा से प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर मिस हुआन जानबूझकर डेलिबरेटली ड्रिंक को खुद पर फेंककर और फर्श पर फेंककर मिस लू को कहती है कि मेरे पाँव को क्लीन करो। और मिस लू को इसकी बात बहुत ही बुरी लगती है लेकिन वो चुपचाप सुन लेती है और इसे टिश्यू पास करते हैं कि खुद ही तुम क्लीन कर लो। मिस हुआन कहती है कि टिश्यू मुझे ना पकड़ाओ बल्कि तुम मेरा पाँव साफ करो। पीछे से मिस्टर फैंग भी आ जाता है और वो भी इसको ऑर्डर करता है कि जो मिस हुआन तुमसे कह रही है वो तुम करो। वो बिना किसी आर्ग्यू के हुआन के पाँव को क्लीन करने ही लगती है। तब वहां पर मिस्टर चैन ही आ जाता है, इससे टिश्यू छीन कर हुआन पर फेंकता है और लू को कहता है कि चलो यहाँ से, हमें भी अपनी शादी के लिए एक ड्रेस देखना है। मिस्टर फैंग फिर से जेलस हो जाता है और यहाँ पर मिस्टर चैन ही मिस लू को कहता है कि ये बात मैंने सिर्फ और सिर्फ मिस्टर फैंग और हुआन के सामने कही थी कि हम ड्रेस बाय करने के लिए आए हैं, इसलिए तुम इस चीज को लेके प्रेशराइज फील ना करना कि मैं तुम्हें बोलूंगा कि तुम ड्रेस को बाय करो और जल्दी से मुझसे शादी करो, ऐसी वैसी कोई भी बात नहीं है। जिस पर वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ही अच्छे मेरे दोस्त हो और जितनी अच्छे तरीके से मुझे तुम अंडरस्टैंड करते हो इतने अच्छे तरीके से तो शायद मैं भी खुद को नहीं समझती हूँ। मिस्टर फैंग इन दोनों की बातें सुन रहा होता है और वो ऊंची आवाज में कहता है
तो लगता है मिस्टर चैन ही मिस लू को काफी ज्यादा बेड पर खुश रखता है, जिसकी वजह से इन दोनों में इतनी ज्यादा कंपैटिबिलिटी है। इसकी बात इन दोनों को बहुत ही बुरी लगती है। मिस्टर चैन फौरन से जवाब देता है कि लोगों की सोच पता नहीं इतनी गिरी हुई क्यों होती है। फिर वो इससे पूछता है कि इन सारी बातों को छोड़ो, लू तुम मुझे बताओ कि तुम्हें किस तरह का ड्रेस पसंद है। जिस पर वो बताती है कि मुझे एक सिंपल सा सादा सा ड्रेस पसंद है। और फैंग इन दोनों की बातें ही गौर से सुन रहा होता है। वान इसको ड्रेस के बारे में बताती है कि देखो ये ड्रेस ये कैसा है, मैं इसको बाय करना चाहती हूँ। लेकिन इसका फोकस तो बिल्कुल भी वान की बातों पर नहीं होता, इसका पूरा फोकस तो इन दोनों पर ही होता है। और ये चीज वान भी नोट करती है। फिर चैन ये मिस लू को लेकर वहां से जाने लगता है। जल्दी से मिस वान इनके पीछे आती है और मिस लू को धक्का दे देती है, जहां इससे वहां पर पड़ा हुआ गिलास का पॉट टूट जाता है। लू इसको कहने ही लगती है कि ये तुमने क्या किया है। इससे पहले ही हुआन इसे फिर से पुश करती है और वो सीधा जाकर कांच के टुकड़ों पर गिरती है और बेहोश हो जाती है। हर तरफ ब्लड ही ब्लड इसका निकलकर फैल जाता है। मिस्टर फैंग भी दौड़ा दौड़ा इधर को ही आता है। इसके तो होश ही उड़ जाते हैं। मिस लू को खून में लथपथ देखकर परेशान हो जाता है। चैन ये इसे जल्दी से उठाकर हॉस्पिटल लेकर आता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर इनको बताता है कि मिस लू का बहुत ज्यादा ब्लड निकल चुका है, इसको ब्लड की जरूरत है। मिस्टर फैंग जल्दी से कहता है कि मैं अपना ब्लड इसको दूंगा। फिर जब इसे होश आता है तो ये हवान को कहती है कि मैं जानती हूँ तुम मुझे मार डालना चाहती हो। आज तुमने जो करने की कोशिश की है ना, अगर मेरी जगह पर चैन ये इंजर हो जाता तो फिर क्या होता। हुआन कहती है कि ये तुम क्या बकवास कर रही हो, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। मिस्टर फैंग भी बोल पड़ता है और कहता है कि तुम्हें कितनी फिक्र हो रही है चैन ये की, और तुम मेरी फियांसे को एक्यूज कर रही हो। लू इसको कहती है कि तुम्हारा तो चैन ये के साथ बिजनेस रिलेशन भी बनता है, तुम्हें तो इसकी ज्यादा फिक्र करनी चाहिए क्योंकि तुम दोनों की कंपनी ने एक दूसरे के साथ बिजनेस डील को साइन किया है। अगर तुम इसके बारे में ऐसे बात करोगे या इसको इस तरह से डील करोगे तो इससे तुम्हारे बिजनेस पर भी इम्पैक्ट होगा। चैन ये इससे कहता है कि तुम क्यों मेरी वजह से इनसे आर्ग्यू कर रही हो, मुझे कुछ नहीं हुआ, इंजर तो तुम हुई हो, तुम अपना ख्याल रखो। मिस्टर फैंग को इन दोनों का एक दूसरे की केयर करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो वहां से चला जाता है। हुआन इसे कहने लगती है कि देखा तुमने ये किस तरह से मुझे एक्यूज कर रही थी। मिस्टर फैंग इसके बालों से इसको पकड़ लेता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि क्या वो तुम्हें एक्यूज कर रही थी या फिर वो सच बोल रही थी, और मैं उसके सामने तो चुप रहा। लेकिन तुम ये ना समझो कि मैं कुछ जानता नहीं हूँ कि तुम क्या करती फिर रही हो। आइंदा तुमने लू को किसी भी तरीके से हर्ट करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। फिर हम देखते हैं हुआन अपनी माँ के साथ शेयर करती है कि कैसे मिस्टर फैंग ने मेरे साथ इस तरीके से बात की, मुझे थ्रेट किया सिर्फ और सिर्फ लू की वजह से, और वो आज भी लू से ही प्यार करता है। ऑफिस में भी इसके ही आगे पीछे फिरता रहता है, इसके घर के बाहर जाकर सारी सारी रात खड़ा रहता है। इसकी माँ इसे कहती है कि तुम परेशान ना हो बेटी, मैं जब तक जिंदा हूँ तो मैं तुम्हारे और मिस्टर फैंग के दरमियान में किसी को भी नहीं आने दूंगी। तुम देखती जाओ मैं करती क्या हूँ इस लू की बच्ची के साथ। फिर हम देखते हैं लू हॉस्पिटल में अपना काम कर रही होती है, इसे पे मिलने वाली होती है जिसके लिए ये बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होती है। वो चैन ये को कॉल करके कहती है कि जो मेडिसिन उस दिन तुमने मेरी माँ के लिए बाय की थी, इसकी हाफ पेमेंट मैं अभी तुम्हें दे दूंगी, हाफ पेमेंट मैं नेक्स्ट मंथ तुम्हें पे कर दूंगी। वो इवन के लेने से इनकार करता है लेकिन मिस लू इसे इंसिस्ट करती है। वो कहती है अगर तुम पैसे नहीं लोगे तो मैं नाराज हो जाऊंगी, हमारी दोस्ती टूट जाएगी। ये धमकी सुनकर वो फौरन से मान जाता है। फिर वो सोचने लगती है कि मेडिसिन तो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, मुझे एक और पार्ट टाइम ओवर टाइम जॉब करनी ही चाहिए ताकि मैं जल्द से जल्द चैन यी के पैसे लौटा सकूं। फिर वहां पर हुआन आ जाती है और इसे कहती है कि तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी जॉब की ऑफर है, अगर तुम इस जॉब को ज्वाइन करना चाहती हो तो चले जाना, इससे पैसों की तो वैसे भी जरूरत होती है। इसलिए वो फौरन से मान जाती है। और ये तो हुआन और इसकी माँ की एक प्लानिंग होती है, एक चाल होती है जिसका आगे चलकर आपको पता चलेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस लू कहीं जा रही होती है, रोड पर एक बूढ़ा आदमी गिरा पड़ा होता है, इसे हार्ट अटैक हुआ होता है। ये आगे बढ़कर इसकी हेल्प करती है और इसे हॉस्पिटल पहुंचा देती है। हॉस्पिटल में जब इस आदमी को होश आता है तो वो इस अनजान लड़की को जिसने इसकी हेल्प की होती है बड़े गौर से देखता है। वो इसके पास ही बैठी होती है। वो इसे कहता है बेटी जो तुमने आज मेरी हेल्प की है इसके लिए मैं तुम्हारा बड़ा ग्रेटफुल हूँ। लू इसको कहती है कि इसमें थैंक्स बोलने की या ग्रेटफुल होने की कोई बात नहीं है, अगर आपकी हेल्प मैं ना करती तो कोई और आपकी हेल्प कर देता। वो आदमी कहता है कि नहीं, आजकल की दुनिया में कोई किसी की हेल्प नहीं करता, मैं कब से वहां पर तड़प रहा था लेकिन मुझे किसी ने हेल्प आउट नहीं किया और सब मुझे वहां पर तड़पता देख रहे थे, मरता हुआ देख रहे थे, और तुम वहां पर आई और मुझे हॉस्पिटल लेकर आई, और इसीलिए मुझे यकीन है कि तुम एक बहुत ही ज्यादा काइंड हार्टेड लड़की हो। तभी इस बुरे आदमी के घर से कोई आ जाता है और मिस लू वहां से चले जाती है।
ये बूढ़ा आदमी इस आदमी को कहता है कि ये लड़की मुझे बहुत ही अच्छी लगी है और इसकी सारी डिटेल्स को अवेल करो, मैं जानना चाहता हूँ कि ये कौन है, क्योंकि मैं अपने ग्रैंडसन के साथ इसकी शादी करवाना चाहता हूँ। और ये ओल्ड मैन किसी और का नहीं बल्कि मिस्टर फैंग का ग्रैंडपा होता है। फिर वो फैंग को कॉल करके कहता है कि मैं मरते मरते बचा हूँ और तुम्हें मेरी कोई फिक्र ही नहीं। फैंग तो अपने ग्रैंडपा की बात सुनकर दौड़ा चला आता है इनके पास। वो इसको बताते हैं कि मुझे अटैक हुआ था और एक अनजान लड़की मुझे हॉस्पिटल लेकर आई थी और इसने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी इससे हो। मैं कभी भी तुम्हारी शादी हवान से नहीं होने दूंगा। वो एक ग्रीडी लड़की है, लालची लड़की है, वो तुम्हें बर्बाद करके रख देगी। वो तुमसे प्यार नहीं करती, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पैसे से प्यार करती है और तुम्हारे पैसे की वजह से वो तुमसे शादी कर रही है और तुम्हें इसी लड़की से शादी करना होगी जिसने आज मेरी जान बचाई है। मिस्टर फैंग बात को मानने से इनकार कर देता है और ग्रैंडपा इसे ब्लैक करने के लिए खांसना शुरू कर देते हैं, बेहोशी की एक्टिंग करने लगते हैं, जिस पर मिस्टर फैंग कहता है ठीक है, जैसा आप चाहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। इस लड़की को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और यहाँ पर हम देखते हैं मिस लू इस नई जॉब के लिए जा रही होती है जिसके बारे में इसे हवा ने बताया था कि इसे ग्रैंडपा की कॉल आती है। वो कहती है कि ग्रैंडपा आपको मेरा नंबर कैसे मिला? वो कहते हैं कि हॉस्पिटल से तुम्हारा नंबर लिया है और तुम जल्दी से बताओ कि तुम इस वक्त कहाँ पर हो। वो बताती है कि मैं फलां जगह पर आई हूँ और फिर हम देखते हैं ग्रैंडपा मिस्टर फैंग को कॉल करके बताते हैं कि तुम जाकर फलां जगह पर उस लड़की से मिल सकते हो जिसने मेरी जान बचाई है और ये इसका नंबर है जो हमने हॉस्पिटल से अवेल किया है और ये इसका नंबर है। नंबर सुनकर मिस्टर फैंग सोचता है कि हैं ये नंबर तो मिस लू का है, तो क्या मिस लू ही वो लड़की है जिसने ग्रैंडपा की जान बचाई है? वो जल्दी से ग्रैंडपा के बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लू चेयर पर बैठी हुई होती है और 3-4 गुंडे इसे हरास कर रहे होते हैं, इसके साथ फिजिकल होने की कोशिश कर रहे होते हैं। मिस्टर फैंग के तो ये देखकर होश ही उड़ जाते हैं, वो आग बगोला हो जाता है और यहाँ पर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर लू जॉब के लिए आती है और ये बंदा इसे ड्रिंक ऑफर करता है। ड्रिंक करने के बाद ये जहाज बन जाती है, यानी कि नशे में टुन हो जाती है और 3-4 बंदे मिलकर इसको हरास करने लगते हैं और ये सब कुछ हवान ने प्लान किया होता है ताकि जब ये सारे आदमी मिलकर इसे हरास करें, इसके साथ गलत काम करें, तो ये मीडिया वालों को भेजकर इसको अच्छे तरीके से वीडियोलाइज करवा कर डीफेम करवा सके और फिर मिस्टर फैंग को पक्का यकीन हो जाएगा कि लू तो वाकई में एक कॉल गर्ल यानी सेक्स वर्कर ही है। और यहाँ पर मिस्टर फैंग जल्दी से इसको आकर हेल्प आउट करता है। ये सारे आदमी मिस्टर फैंग को देखकर भाग जाते हैं और इधर लू पूरी तरीके से नशे में डूब चुकी हुई होती है। वो मिस्टर फैंग को पकड़ लेती है। मिस्टर फैंग इसको कहता है कि तुम पूरी तरह से नशे में हो, इसलिए मुझसे दूर ही रहो वरना बाद में तुम्हें रिग्रेट होगा, तुम पछताओगी। लेकिन वो इसे कहती है कि नहीं, मुझे तुमसे प्यार चाहिए और इसकी नेक को वो किस करने लगती है। मिस्टर फैंग भी आउट ऑफ कंट्रोल हो ही जाता है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इंटीमेट होते हुए मिस्टर फैंग को महसूस होता है कि ये मुझसे झूठ बोल रही थी कि ये पैसों के लिए किसी के साथ भी सेक्स कर सकती है। लगता नहीं है कि इसने ऐसा कुछ किया होगा। और फिर जब सुबह के टाइम लू की आंख मिस्टर फैंग से पहले खुलती है तो वो सबसे पहले अपनी हालत को देखकर समझ आती है कि रात को मैंने क्या किया है। और जब वो मिस्टर फैंग को देखती है तो पहले तो हैरान होती है कि फैंग यहाँ पर कैसे आ गया, लेकिन फिर ये रिलैक्स भी हो जाती है कि शुक्र है ये मिस्टर फैंग ही है, मैंने नशे की हालत में किसी और के साथ सेक्स नहीं किया, जो भी मैंने किया मैंने फैंग्स के साथ ही किया। फिर वो इसे प्यार से टच करने लगती है, लेकिन ये सोच कर रुक जाती है कि नहीं, मुझे इसे टच नहीं करना चाहिए। इतनी देर से जो इससे दूर जाने का मैं ड्रामा कर रही हूँ, इससे नफरत करने का जो तमाशा कर रही हूँ, अगर इसकी आंख खुल गई तो इसको पता चल जाएगा कि मैं तो अभी भी इससे मोहब्बत करती हूँ। वो उठ कर जाने लगती है तो मिस्टर फैंग की आंख खुल जाती है। वो इसको पकड़ लेता है और इसे कहता है कि दूर क्यों जा रहे हो, हमने सारी रात साथ बिताई है। वो कहती है ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मैं नशे की हालत में थी और तुम्हारी जगह अगर कोई और भी होता तो मैं इसके साथ भी ऐसा ही करती, क्योंकि मैं आउट ऑफ कंट्रोल थी और वैसे भी मुझे सिर्फ और सिर्फ पैसे चाहिए होते हैं और पैसों के लिए मैं कुछ भी किसी के साथ भी कर सकती हूँ। मिस्टर फैंग इसे कहता है कि तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रही हो कि तुम पैसों के लिए मिस्टर यी जिन के साथ सोती रही हो। मुझे तो तुम्हें टच करने के बाद ऐसा फील नहीं हुआ कि तुम ये सब कुछ कर चुकी हो। वो कहती है कि ये तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं पैसों के लिए वाकई ये काम करती हूँ। वो कहता है कि ठीक है, फिर मैं भी तुम्हें और पैसे भी पे कर दूंगा। और यह कहकर वो इसे दोबारा से बेड पर लिटा लेता है और फिर से किस करने लगता है। और इधर से हवान रिपोर्टर के साथ अंदर आ जाती है और ये देखकर हैरान रह जाती है कि इन 3 आदमियों की जगह यहाँ पर तो मिस्टर फैंग होता है, वो इसके साथ इंटीमेट हो रहा होता है। रिपोर्टर्स फौरन से इनकी पिक्चर्स को कैप्चर करने लगते हैं। मिस्टर फैंग जल्दी से मिस लू को कवर अप करता है
रिपोर्टर मिस लू से तरह तरह के बेहुदा से सवाल पूछना शुरू कर देते हैं कि आप अपनी बहन के होने वाले हस्बैंड के साथ इंटीमेट हो रही थी, इसको सेड्यूस कर रही थी, आप किस तरह की बहन है, आप अपनी बहन का ही घर तबाह कर रही थी। फिर हुआन भी इसको कहती है कि जिस तरह से तुम्हारी माँ दूसरे मर्दों को सेड्यूस किया करती थी, इसी तरह से तुमने अपनी बहन के होने वाले हस्बैंड को सेड्यूस किया है, तुम बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो। इस बात पर मिस लू प्रवोक होकर इसको एक जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुमने जो भी बकवास करनी है मेरे बारे में तुम कर सकती हो, लेकिन खबरदार मेरी माँ के बारे में तुमने कुछ भी बोला। हुआन भी इसको थप्पड़ मारने लगती है, लेकिन मिस्टर फैंग इसका हाथ पकड़ लेता है और तभी वहां पर ग्रैंडपा आ जाता है। वो इन रिपोर्टर्स को डांटता है कि तुम लोग किसी की प्राइवेसी को भी इन्वेड करने से बाज नहीं आते हो। एक रिपोर्टर कहता है कि हमें मिस लू से बस ये जानना है कि वो अपनी बहन के फियांसे को क्यों सेड्यूस कर रही है। ग्रैंडपा कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, ऐसी बात तो बिल्कुल भी नहीं है। लू तो मिस्टर फैंग की होने वाली मिसिस है और मिस्टर फैंग इसका फियांसे है, मिस हुआन का नहीं है। हुआन कहती है कि ग्रैंडपा आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, आपकी डॉटर इन लॉ तो मैं हूँ। ग्रैंडपा कहता है नहीं, तुम्हारी जैसी ग्रेडी लड़की कभी भी मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ नहीं हो सकती, मेरी बहू तो सिर्फ और सिर्फ लू ही बनेगी। और वो रिपोर्टर की इंसल्ट करके उनको वहां से भगा देते हैं और फिर लूक और मिस्टर फैंग को कहते हैं कि अपना हुलिया ठीक करो और कपड़े पहनो और फिर घर चले जाओ। अगले सीन में हम देखते हैं लूक ग्रैंडपा के पास बैठी हुई होती है, वो इनको थैंक्स बोलते हैं कि आपने उस दिन मुझे हेल्प आउट किया। ग्रैंडपा कहता है क्योंकि तुम मेरी होने वाली बहू हो तो इसलिए मुझे तो ऐसा करना ही था। वो कहती है ग्रैंडपा आपकी बहुत ही मेहरबानी, आपने उस दिन मुझे सिक्योर किया, डिफेंड किया, लेकिन मैं फिर भी मिस्टर फैंग से शादी नहीं कर सकती। ग्रैंडपा कहता है बेटा ये तुम कैसी बात कर रही हो, मैं तो तुम दोनों की शादी के बारे में अनाउंसमेंट भी दे चुका हूँ और वैसे भी तुम दोनों ने रात साथ बिताई है, तो अब मिस्टर फैंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो तुमसे शादी करे। इसके इनकार से मिस्टर फैंग को बहुत ही ज्यादा दुख होता है। वो इससे कहता है कि तुम जो बोलोगी मैं करने के लिए तैयार हूँ, तुम जैसा बोलोगी मैं हमेशा वैसा ही करूंगा, तुम जैसा मुझे चाहोगी मैं वैसा बन भी जाऊंगा, लेकिन शादी से प्लीज इनकार ना करो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। जिस पर ये कहती है कि जो भी है मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, और वो इसका दिल तोड़कर वहां से चले जाती है। मिस्टर फैंग तो बहुत ही ज्यादा खुद को डाउन फील करता है। इसके ग्रैंडपा को भी मिस्टर फैंग के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा फील हो रहा होता है। वो मिस्टर फैंग को कहता है कि जरूर कोई ना कोई इसकी मजबूरी होगी जिसकी वजह से इसने ऐसा बोला है, लेकिन बेटा तुम फिक्र ना करो, जो भी मामला है वो मैं खुद सेटल कर लूंगा और जो भी हो मैं इसकी तुमसे शादी करवा के ही रहूंगा। फिर हम देखते हैं मिस्टर फैंग इसे कहता है कि अगर तुमने मुझसे शादी ना की तो मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड यानी चैन जी की इतनी ज्यादा हालत बुरी कर दूंगा, उसके लिए इतनी ज्यादा ट्रबल्स पैदा कर दूंगा जितनी तुम सोच भी नहीं सकती हो। और इधर हम देखते हैं मिस्टर चैन जी को मिस्टर फैंग और लू की पिक्स मिलती है और इसे इन दोनों पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। फिर वो बैल्कनी से देखता है मिस्टर फैंग लू को लेकर यहाँ पर आता है और इसे पकड़कर कहता है कि जाओ और चैन ये से ब्रेकअप करके वापस आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, ज्यादा देर वहां पर ना रुकना उसके पास। वो आती है तो मिस्टर चैन इसे बाजू से पकड़कर घसीटता हुआ अंदर लेकर आता है और कहता है कि तुमने मुझे चीट किया है, और इसको जबरदस्ती किस करने लगता है। लू इसको पीछे धकेलती है और साथ ही इसको संभालती भी है। वो इससे बताती है कि आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें धक्का दिया, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें सच बताना चाहती हूँ। सच ये है कि ये हुआन की प्लानिंग थी, उसने मुझे एक बड़ी अट्रैक्टिव जॉब की ऑफर दिलवाई और वहां पर जब मैं गई तो उस बंदे ने मुझे नशा पिला दिया, जिसकी वजह से मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, और जो भी हुआ मैंने सिर्फ और सिर्फ ड्रग के नशे की वजह से किया। वो इसकी बात को अंडरस्टैंड कर लेता है। फिर वो कहता है ठीक है, मुझे तुम पर पूरा ट्रस्ट है और अब मैं चाहता हूँ कि ज्यादा डिले ना किया जाए और मेरी और तुम्हारी शादी हो जाए। जिस पर वो कहती है कि सिर्फ ये बात मैंने तुम्हें नहीं बतानी थी, इसके अलावा मैंने तुम्हें कुछ और भी बताना है, और वो ये कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि आज भी मैं मिस्टर फैंग से ही मोहब्बत करती हूँ। ड्रग के नशे में होने के बावजूद भी जब मैं उसके साथ इंटीमेट हो चुकी हूँ तो मुझे इस बात पर जरा सा भी रिग्रेट नहीं है, लेकिन अभी तुमने मुझे किस करने की कोशिश की और मैंने तुम्हें दूर फेंक दिया, लेकिन मैं मिस्टर फैंग को कभी दूर नहीं फेंक सकती, मैं उससे मोहब्बत करती हूँ और इसलिए मैं तुम्हें चीट नहीं करूंगी। चैन ये तो फिर बड़ी बातें करता है, इसको पकड़कर झंझोड़ कर अपने दिल की बात समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहती है नहीं नहीं मैंने तो नहीं समझनी। वो इसको रिजेक्ट करके वहां से चले जाती है। अगली सीन में हम देखते हैं मिस्टर फैंग इसे पकड़ते हुए कहता है कि आखिरी बार मैंने तुम्हें इसके पास जाने दिया है। अगले सीन में हम देखते हैं मिस्टर फैंग इसे दोबारा से पकड़ते हुए कहता है कि आखिरी बार मैंने तुम्हें इसके पास जाने दिया है और अब दोबारा कभी भी मैं तुम्हें इससे मुलाकात करने के लिए इजाजत नहीं दूंगा। वो इसे पीछे को करके कहती है कि देखो मैंने मिस्टर चैन ये से ब्रेकअप तो कर लिया है, लेकिन मैं तुमसे शादी फिर भी नहीं करूंगी। वो इसे तड़ी लगाकर धमकी लगाकर कहता है कि देखता हूँ तुम मुझसे कैसे शादी नहीं करती हो। वो फिर किसी को कॉल करने लगता है
और वो जिसको कॉल करता है उसको वो कहता है कि मिस्टर चैन ये की कंपनी को रातों रात डुबवा दो, उसका बिजनेस तबाह करके रख दो, उसकी रिप्यूट को डिस्ट्रॉय कर दो। ये बात सुनकर लू के तो आंसू निकलते चले जाते हैं और वो कहती है कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, जिस पर वो इस कॉल को डिस्कनेक्ट कर देता है। अगली सीन में हम देखते हैं वान कहीं जा रही होती है तो ये रास्ते में मिस्टर चैंगी को देखती है जो पूरे का पूरा देवदास बन चुका हुआ होता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं लोग ग्रैंडपा के पास होती है। ग्रैंडपा इसको इसकी पिक्चर्स दिखाता है, फोटोज दिखाता है और कुछ टाइज भी दिखाता है। ये टाई वो होता है जो कभी मिस लू ने मिस्टर फैंग को ऐसे गिफ्ट दिया होता है जो इसने अभी तक संभाल कर रखा होता है। और फोटोज और पिक्चर्स लू की ही होती है जो मिस्टर फैंग के पास होती है और उसने एक तरह से पूरे घर में अपने रूम में सिर्फ और सिर्फ मिस लू की पिक्चर्स को ही हैंग किया होता है। ग्रैंडपा इसको समझाता है कि देखो मैं जानता हूँ वो तुमसे बहुत ही मोहब्बत करता है, इतने साल गुजर जाने के बावजूद अभी तक वो तुम्हें नहीं भूल सका, तो इसका मतलब है वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है। इसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। इससे सच में रियलाइज होता है कि ये तो मुझसे वाकई में बड़ी मोहब्बत करता है। फिर वो ग्रैंडपा को बताती है कि मेरा पास्ट क्लीन नहीं है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मैंने अपने पास्ट में क्या कुछ किया है। अगर आपको कभी पता चले तो आप कभी भी मुझे अपने डॉटर लॉ बनाने के लिए एग्री नहीं होंगे। जिस पर ग्रैंडपा कहता है ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं जानता हूँ तुम्हारी कोई ना कोई मजबूरी लाजमी रही होगी जिसकी वजह से तुमने जो भी किया होगा, लेकिन तुम दिल की एक बहुत ही अच्छी लड़की हो, तुम्हारी नेचर बहुत अच्छी है, तुम बहुत ही काइंड हो और मेरे ग्रैंडसन ने तुमसे मोहब्बत करके कुछ भी गलत नहीं किया और अब मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ बाकी की आने वाली जिंदगी को स्पेंड करो। लू का दिल मिस्टर फैंग के लिए साफ हो जाता है। इसकी जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है या फिर इसके जो भी अपने डाउट्स होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि इससे एग्जैक्ट आइडिया हो जाता है कि वो मुझसे वाकई में सच्ची मोहब्बत करता है। इसे इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि मैंने किसी के साथ बेड शेयर की या फिजिकल हुई, ये सिर्फ और सिर्फ मुझे अपनाना चाहता है। मेरी सारी शॉर्ट कमिंग्स के साथ ये मुझे अपनाना चाहता है और ये भी इसके प्यार को दिल से कबूल कर लेती है। फिर हम देखते हैं ये सोफे पर बैठी हुई होती है, इसके सामने मिस्टर फैंग आकर फिर इमोशनल बातें करने लगता है, क्योंकि इससे अभी तक अंदाजा नहीं होता, इससे अभी तक पता नहीं चला होता कि ग्रैंडपा ने इसको काफी चीजें क्लियर कर दी हैं, तो इसे अभी भी लगता है कि शायद ये अभी भी मुझसे शादी के लिए विलिंग ना होगी और ये इमोशनल बातें करने लगता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे छोड़ के ना जाओ, प्लीज मुझसे शादी कर लो। और फिर इसको लगता है कि शायद ये फिर नहीं मानेगी और ये वहां से जाने लगता है, लेकिन इस बार मिस्टर लू इसको पीछे से आकर हग कर लेती है और इसको तो यकीन ही नहीं होता कि मिस्टर लू मुझे खुद से हग भी कर रही है। ये तो सिर्फ और सिर्फ तब मुझे हग कर रही थी या किस कर रही थी जब ये नशे में थी, और अभी तो फिलहाल इसने नशा भी नहीं किया हुआ और इसके बावजूद ये मुझे हग कर रही है और ये मिस्टर फैंग के लिए एक बड़ा प्लेजेंट मोमेंट होता है। फिर हम देखते हैं दोनों की शादी होने लगती है। मिस लू बड़ी ही प्यारी लग रही होती है, मिस्टर फैंग भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है, खुश होता है और तब ही वहाँ पर मिस्टर चैंगी आ जाता है। वो तो आकर रोला डालना शुरू कर देता है। वो मिस लू को कहता है कि तुम्हारी माँ को होश आ गया है, वो हॉस्पिटल में है, वो उनको होश आ गया है, जल्दी से चलो अपनी माँ से मिलो, वो तुम्हारे बारे में पूछ रही है। ये अपनी माँ के होश में आ जाने का सुनकर फौरन अपनी शादी से भागने लगती है हॉस्पिटल की तरफ। मिस्टर फैंग उदास हो जाता है, वो परेशान हो जाता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, हमारी शादी होने वाली है, सब लोग आए हुए हैं, गेस्ट आए हुए हैं, पहले शादी की फॉर्मेलिटीज को पूरा करो फिर चले जाना। लेकिन वो नहीं सुनती क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। इतने सालों के बाद इसकी माँ को होश आया होता है तो वो अपनी शादी को वहीं पर छोड़कर मिस्टर चैंग ये के साथ हॉस्पिटल के लिए भाग जाती है। मिस्टर फैंग का तो दिल बहुत ही ज्यादा तड़पने वाला हो जाता है। ये बेचारा हद से ज्यादा परेशान हो जाता है कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। इसके ग्रैंडपा इसको समझाते हैं कि तुम परेशान ना हो, उदास ना हो, इसकी माँ का मामला है, इतने सालों के बाद इसकी माँ को होश आया है तो ऑब्वियसली वो इसी तरह से रिएक्ट करेगी, लेकिन वो जैसे ही वापस आएगी तो लाजमी तुमसे शादी करेगी और तुम परेशान ना हो। फिर हम देखते हैं वो कहता है कि ठीक है मैं भी इसके पीछे ही जाऊंगा इसकी माँ का पता करने के लिए। वो हॉस्पिटल जाता है तो इसको पता चलता है कि नहीं, यहाँ पर तो किसी मिस लू की माँ का इलाज नहीं चल रहा, ट्रीटमेंट नहीं चल रही। वो सोचता है इसका मतलब है कि इसने मुझे दोबारा से चीट किया है, ये तो शायद मुझसे कभी मोहब्बत करती ही नहीं थी। और अगले सीन में हम देखते हैं वो अपनी माँ से मिलती है, हग करती है, इनको खाना खिलाती है। फिर वो चैनी से पूछती है इतने सालों से मेरी माँ को होश नहीं आया था और आज मेरी शादी थी, अचानक मेरी माँ को कैसे होश आ गया। चैनी इसको कहता है कि वो तुम्हारी माँ है और माँ का दिल अपनी औलाद के साथ जुड़ा हुआ होता है। आज इनके दिल को पता चल गया हो कि आज मेरी बेटी की शादी है और उनको होश आ गया और वो ये बात कहकर इसको सेटिस्फाई कर देता है। फिर वो मिस्टर फैंग के नंबर पर कॉल करती है जो नंबर ऑफ जा रहा होता है।
मिस्टर फैंग ने अपना नंबर ऑफ कर दिया होता है जब से इसे पता चला होता है कि हॉस्पिटल वाली बात मिस लू ने इसको झूठी बताई थी। फिर अगले सीन में हम देखते हैं मिस्टर फैंग पर कुछ बंदे अटैक करते हैं, इसको मारने पीटने लगते हैं और ये अटैक हुआ और इसकी माँ ने करवाया होता है। मिस्टर फैंग मार खाने के बजाय उन बंदों की अच्छी खासी फेंटी लगा देता है। वो एक गुंडे को पकड़कर कहता है कि मुझे बताओ ये सब तुमने किसके कहने पर किया, किसके कहने पर तुमने मुझ पर अटैक किया। वो बंदा फौरन से लू का नाम ले लेता है और लू का नाम लेने के लिए इस बंदे को हुआन की माँ नहीं बोला होता है। वो असल में लू को मिस्टर फैंग के सामने बुरा बनाकर प्रेजेंट करना चाहते हैं ताकि ये लू से नफरत करे और इसको छोड़ दे। वो बंदा लू का नाम ले लेता है और ये यहाँ पर सोचता है कि लू मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है, क्या वो मुझसे इतनी ज्यादा नफरत करती है कि मुझे मारने के लिए वो गुंडे भी भेजेगी। तभी हुआन फौरन से इसके सामने आ जाती है। वो इसको कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। वो कहती है मैं तो यहाँ से गुजर रही थी और वो इसको सहारा देते हुए घर लेकर आ जाते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं मिस लू चैंग ही को कहती है कि पता नहीं मिस्टर फैंग का नंबर क्यों ऑफ जा रहा है, जिस पर मिस्टर चैंग ही इससे कहता है कि इसको लगा होगा कि तुम्हारे साथ शादी करने का फैसला गलत है, क्योंकि इससे पता चल गया होगा कि तुम पर कितना ज्यादा डेप्ट है, कर्जा है, और शायद अब वो तुमसे जान छुड़ाना चाहता हो, इसीलिए उसने अपना नंबर ऑफ कर दिया। और फिर हम देखते हैं अगले सीन में इसे वो सारे प्लेजेंट सीन याद आ रहे होते हैं जहां पर मिस्टर फैंग इससे अपनी मोहब्बत का इजहार करता है और इसने जो फोटोज देखी थी, जो ग्रैंडपा ने इसको दिखाई थी, वो सारी चीजें ये याद करती है और इसको लगता है कि नहीं, मिस्टर चैंग की बात ठीक नहीं है, कि उसको लगा होगा कि मुझ पर बड़ा ज्यादा डेप्ट है जिसकी वजह से वो मुझे छोड़ना चाहता है, बात जरूर कुछ ना कुछ और होगी। और फिर वो ग्रैंडपा को कॉल करके कहती है कि मेरी हेल्प करें, और यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं हुआन की माँ फिर से अपने बेटे के साथ प्लानिंग करती है कि आगे आके देखो मैं क्या करती हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं मिस्टर फैंग इसको ढूंढने के लिए, मिस लू को ढूंढने के लिए हॉस्पिटल आ जाता है और यहाँ पर एक नर्स मिस लू की माँ को सैर करवा रही होती है और ये जो नर्स होती है ये असल में हुआन की माँ होती है। और जैसे ही ये अपने मुंह को अनकवर करती है तो लू की माँ कहती है तुम तो वही हो जिसने मेरा घर उजाड़ा था और अब तुम यहाँ पर क्यों आई हो, जिस पर वो कहती है मैं तुम्हें सिर्फ तुम्हारी बेटी की असलियत बताने के लिए आई हूँ। मिस्टर फैंग भी इस वक्त इसी के सामने खड़ा होता है और वो हुआ के साथ बातें शातें कर रहा होता है। इसको नहीं पता होता कि जो सामने व्हील चेयर पर लेडी है वो मिस लू की माँ है और इधर हुआन की माँ मिस लू की माँ को अच्छा खासा हरेस करना शुरू कर देती है। इन टर्म्स ऑफ वो इसको ऐसी ऐसी बातें बताती है जिससे इसका दिल बड़ा दुखता है। वो इसको कहती है कि देखो जो बंदा सामने खड़ा है वो तुम्हारी बेटी को एज ए मिस्ट्रेस यूज करता है, लेकिन वो मोहब्बत तो मेरी बेटी से करता है। जिस तरह से मैंने तुमसे तुम्हारा शोहर छीना था इसी तरह से मेरी बेटी ने तुम्हारी बेटी से उसका शोहर छीना है। और ऐसी जली कटी बातें सुनने के बाद इसकी माँ को, लू की माँ को हार्ट अटैक हो जाता है और उनकी वहीं पर डेथ हो जाती है। मिस्टर फैंग भी भागा भागा इनकी तरफ जाता है कि पता नहीं ये लेडी कौन है और इनको क्या हुआ है। तभी वहां पर मिस लू भी आ जाती है। वो अपनी माँ को इस हालत में देखकर तड़पने लग जाती है, रोने लग जाती है। इसकी माँ को जल्दी से हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है लेकिन वो सरवाइव नहीं कर पाती, उनकी डेथ हो जाती है। मिस्टर फैंग मिस लू को हक करने लगता है, इसको कंसोल करने लगता है, लेकिन वो इसको दूर धक्का देती है और कहती है यहाँ से तुम चले जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। इसके जाने के बाद वो बहुत ही ज्यादा रोती है और अपनी माँ से वादा करती है कि जिसने भी तुम्हें मारा है मैं इससे लाजमी बदला लूंगी। अगले सीन में हम देखते हैं ये अपनी माँ की रस्मात कर रही होती है। वहाँ पर मिस्टर फैंग भी होता है, चैंगी भी होता है और ये वहाँ पर बेहोश हो जाती है। इसे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है और जब इसे होश आता है तो ये एकदम से मिस्टर फैंग को हक कर लेती है और मिस्टर चैंगी को कहती है कि तुम तो दफा रहो, तुम तो दूर रहो, मुझसे मेरे पास ना आना। और ये बच्चा बनने की एक्टिंग करती है। डॉक्टर आता है, वो आकर इसको चेक करता है। वो इससे इसकी एज पूछता है तो ये कहती है कि मैं तो 10 साल की हूँ, मैं तो स्कूल गोइंग गर्ल हूँ, मुझे स्कूल से लेट हो रहा है, मुझे स्कूल जाना है। डॉक्टर मिस्टर फैंग को और मिस्टर चैंगी को बताता है कि ये अपनी माँ के मर जाने की वजह से मेंटली डिसेबल हो गई है। इस बात पर मिस्टर फैंग को बहुत ही ज्यादा दुख होता है और वो सोचता है कि जो भी हो जाए मैं इस हालत में इसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा और मरते दम तक इसका साथ दूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं वो मिस्टर फैंग के साथ इसके घर पर आ जाती है जहाँ पर हुआन और इसकी माँ पहले से ही होती हैं। वो मिस्टर फैंग को जो कहती है मिस्टर फैंग कहता है कि हाँ जो तुमने कह दिया अब बिल्कुल वैसा ही होगा। ये मिस्टर फैंग को कहती है कि मैं चाहती हूँ कि ये दोनों माँ बेटी अपने चेहरे पर स्पून स्टिक से मारे। तो वो भी अपने चेहरे पर मारने लगती है क्योंकि मिस्टर फैंग इनको कहता है कि क्योंकि अब इसकी मेंटल स्टेट ऐसी है कि मुझे इसकी हर बात ही मानना होगी।
तो अपने चेहरे पर, अपने फेसेस पर मारना शुरू कर दे। वो मारती हैं लेकिन बड़े आराम आराम से मारती हैं, जिस पर मिस लू अपने डैडी को कहती है कि देखो कि इनको तुम हिट करो और ऐसे हिट करना कि इनको चोट लगे, और वो फिर जोर जोर से इनके मुंह पर स्लैप करता है स्पून से। ये बड़ा फनी सीन था। इसके बाद वो गार्डनिंग भी उनसे करवाती है। गार्डनिंग करवाते हुए भी इनका बड़ा बुरा हशर करके रख देती है। मिस हुआ की माँ रिटेलिएट करने लगती है, लेकिन वहां पर मिस्टर फैंग आ जाता है और इसे दोबारा से रेस्क्यू कर लेता है। मिस हुआ और इसकी माँ को इतना ज्यादा इस पर गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। और अगले सीन में हम देखते हैं हुआन मिस्टर फैंग को सेड्यूस करने के लिए आती है। लू वॉशरूम में होती है। इसे महसूस हो जाता है कि हुआन इसके रूम में आई है और ये मिस्टर फैंग को सेड्यूस कर रही होगी। ये जल्दी से बाहर आती है और इस पर पानी फेंक देती है। हुआन के साथ तो यहाँ भी बड़ा बुरा होता है। वो भागती भागती वहां से चले जाती है। इसके बाद हम देखते हैं मिस्टर फैंग इसको इस हालत में देखकर कहता है कि तुम्हें चाहिए कि तुम खुद को कवर करो, और फिर इससे पूछता है कि क्या तुम्हें पता है मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ। वो कहती है कि हाँ, मुझे मेरी माँ ने बताया था कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। जिस पर वो कहता है फिर तो तुम्हें पता होना चाहिए ना कि बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ क्या करते हैं। और वो इसको बेड पर लेटाकर खुद इसके ऊपर आ जाता है और वो इसके साथ इंटीमेट होने ही लगता है, लेकिन सोचता है कि मेंटली तो अभी ये बच्ची है, तो मुझे इसके साथ कुछ भी नहीं करना चाहिए। और फिर वो दूर हो जाता है। यहाँ पर ये सीन कट ऑफ हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं वहाँ मिस लू से बदला लेने के लिए, रिवेंज लेने के लिए इस पर अटैक करने लगती है, लेकिन मिस लू पीछे हो जाती है और मिस हुआन पानी में जाकर गिर जाती है। और ये सब होता हुआ मिस्टर चैंग ही देख लेता है। मिस हुआ को हॉस्पिटलाइज किया जाता है और पता चलता है कि ये तो कोमा में जा चुकी है, यानी कि जो वेजिटेटिव स्टेट होती है, और शायद अब ये सारी जिंदगी वेजिटेटिव स्टेट में ही रहेगी। इस बात पर मिस हुआ की माँ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो मिस लू को बुरा भला कहना शुरू कर देती है और इस बात पर मिस्टर चैंग को भी बड़ा गुस्सा आता है। वो इसकी माँ को कहता है, हुआ की माँ को, कि मैंने देखा था मिस लू ने तो सिर्फ और सिर्फ खुद को डिफेंड किया था, मिस हुआ उस पर अटैक कर रही थी और अपनी ही गलती की वजह से उसके साथ जो भी हुआ है अपनी ही गलती की वजह से हुआ है। और अगले सीन में हम देखते हैं मिस हवा की माँ को चैंगी पर बड़ा ज्यादा गुस्सा होता है कि इसने मेरी बेटी के साथ प्रॉमिस किया था कि ये मिस लू को मिस्टर फैंग का कभी नहीं होने देगा, और अब जब मेरी बेटी इस हालत में है तो इसको चाहिए था कि अगर मैं मिस लू को एक्यूज कर रही थी तो इसने मुझे रोका क्यों। वो इसको कहती है कि देखो मैं जानती हूँ अच्छी तरह से कि मिस लू की माँ के साथ जो भी हुआ उसमें तुम्हारा भी हाथ है। वो कहता है कि नहीं, इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है, मैं उससे मोहब्बत करता था और मैंने मोहब्बत से मजबूर होकर किया जो भी किया, और मेरा इंटेंशन तो कभी भी नहीं था कि इसकी माँ की मौत हो जाए। जिस पर हुआ की माँ इसको कहती है कि झूठ ना बोलो, तुम अच्छी तरह से जानते थे कि मिस लू की माँ इतने सालों से बेहोशी की हालत में है, कोमा की हालत में है, और अगर उसको अर्जेंट बेसिस पर होश में लाया जाएगा तो वो इंटरनली बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाएगी और इसकी हालत ऐसी नहीं रहेगी कि वो किसी भी छोटे मोटे सदमे को बर्दाश्त कर सके, और किसी भी तरह की छोटी से छोटी तकलीफ भी उसको मौत के मुंह में पहुंचा सकती है। और ये सारी बातें तुम जानते थे, इसके बावजूद भी तुमने अलाउ किया डॉक्टर्स को कि इसकी माँ को होश में लाया जाए, और डॉक्टर ने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से ये सारा कुछ किया। जिस पर मिस्टर चैंग ये कहता है कि हाँ, मेरा ये मोटिव जरूर था कि इसकी माँ को होश में लाया जाए, कि मिस्टर फैंग के साथ इसकी शादी कैंसिल की जाए, लेकिन मैंने ये कभी नहीं चाहा था कि इसकी माँ की मौत हो जाए। मिस लू की माँ को मौत के मुंह में पहुंचाने वाली आप हैं, क्योंकि आपने जो उस दिन बकवास की थी, माँ पर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ था जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई थी, और मैं नहीं चाहता कि मिस लू के साथ फर्दर आप कुछ बुरा करें, क्योंकि मैं आज भी उससे मोहब्बत करता हूँ और मैं हमेशा करता रहूंगा और उसको हमेशा मैं डिफेंड भी करूंगा। वो इन दोनों को बातें करता सुन लेती है और इससे क्लियर हो जाता है कि मेरी माँ को मौत के मुंह में पहुंचाने वाली हुआन की माँ ही है। और फिर हम देखते हैं मिस्टर फैंग इसके लिए कुछ आइसक्रीम वगैरह लेकर आता है। वो इसको देखकर फौरन से इसको हग कर लेती है और इसको बताती है कि मैं बच्ची नहीं हूँ, मैंने जो भी किया ये सिर्फ और सिर्फ एक नाटक था ताकि मैं अपनी माँ के कातिल तक पहुंच सकूं, और आज मुझे पता चल गया है कि मेरी माँ को किसने मारा था और मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मिस्टर फैंग कहता है कि ठीक है, और अब मुझे बताओ तुम्हारा आगे का क्या इरादा है। वो कहती है कि मैं इनको रंगे हाथों पकड़ना चाहती हूँ, मेरे पास कोई सबूत नहीं है इनके खिलाफ, और जो बातें मैंने मिस हुआ की माँ की सुनी है उन बातों का भी मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है जो मैं किसी को सुना सकूं, तो मुझे अब इनको रंगे हाथों पकड़ना होगा। जिस पर मिस्टर फैंग भी एग्री हो जाता है। इसके बाद से इस सीन में हम देखते हैं वो मिस हुआ की माँ के घर पर जाती है, वो इसको खाने पर बुलाती है, वहां पर वो जाकर खाना खाती है और बेहोश हो जाती है। मिस हुआ की माँ ने तो वाकई में खाने में कुछ मिलाया हुआ था जिसको खाने के बाद ये वाकई में बेहोश हो जाती, लेकिन यहाँ पर हमारी मिस लू थोड़ी सी चालाकी से काम लेती है और वो खाना खाए बगैर ही बेहोश होने की एक्टिंग करती है, और इनको लगता है कि ये शायद वाकई में बेहोश होगी है
और फिर वो इसको मारने के लिए कहीं पर लेकर आते हैं और वहां पर मिस्टर फैंग भी पहुंच जाता है और ये इस पर अटैक करवाते हैं और मिस्टर फैंग सामने आ जाता है। इसको नाइफ लग जाता है, इसकी ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है और मिस हुआ की माँ को और इसके डैडी को लगता है कि मिस्टर फैंग तो अब गया, हमारा रास्ता तो साफ हो गया और जो भी चीजें इनके पास होती हैं, पैसे वगैरह, वो ये लूटने लगते हैं। और फिर यहाँ पर एक बड़ा अमेजिंग सा ट्विस्ट हमें देखने को मिलता है कि जिस बंदे ने मिस्टर फैंग को मारा था वो कोई और नहीं था बल्कि वो तो चैंग ही था। चैंग ही भी इन दोनों की प्लानिंग का हिस्सा होता है, यानी कि मिस्टर फैंग और मिस लू की प्लानिंग का हिस्सा होता है। ये तीनों बंदे मिलकर प्लान करते हैं कि अब ये मिस हुआ की माँ और इसके डैडी को किस तरह से एक्सपोज करेंगे और इसलिए ये सारा ड्रामा कंपोज करते हैं। फिर यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, इनको अरेस्ट कर लेती है और इस ड्रामे के लास्ट में हम देखते हैं मिस्टर चैंग ये आउट ऑफ कंट्री जा रहा होता है। वो मिस्टर फैंग को जाने से पहले बताता है ये हमेशा से तुमसे मोहब्बत करती थी, इसने अपनी कंपलियंस की वजह से, अपनी मजबूरियों की वजह से पास्ट में जो जो कुछ भी किया, तुम किसी भी बात को लेकर कभी ये ना सोचना कि शायद इसको तुमसे मोहब्बत नहीं थी, ये हमेशा तुमसे ही मोहब्बत करती थी। जिस पर मिस्टर फैंग कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ ये मुझसे मोहब्बत करती थी और ये बात तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। मिस्टर चैंग ही इन दोनों को बेस्ट विशेस देता हुआ वहां से चला जाता है और यहीं पर इस प्यारे से ड्रामे का एंड हो जाता है।